चलो ऑफिशियली तुम्हारा वेलकम है। ठीक है। कॉस्टिंग के सब्जेक्ट में ये जो चैप्टर है इसका सब्जेक्ट है, इसका नाम है कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग। इनका डिफरेंस क्या है, कॉस्ट मैनेज अकाउंटिंग क्या है, मैनेजमेंट अकाउंटिंग क्या है और क्यों ये दोनों को साथ में पढ़ने हैं। ठीक है, इसका डिफरेंस धीरे धीरे पता चलेगा। ये जो टॉपिक है पूरा, जो तुम्हारा सब्जेक्ट है, इसके अंदर जो एक हमारा कॉमन ऑब्जेक्टिव रहता है वो होता है किसी भी चीज़ की कॉस्ट निकालना। व्हाट इज कॉस्ट? लागत। लागत क्या? लागत का मतलब भी तो बताना चाहिए। अगर मैं कोई प्रोडक्ट लेता हूँ, लेट्स से आई टेक दिस रिमोट, तो अमेजोन को ये कितने का पड़ रहा होगा? वो उसकी कॉस्ट है। और वो तुम्हें कितने का बेच रहा है? वो उसका सेलिंग प्राइस है। तो यू कैन नॉट फिक्स सेलिंग प्राइस जब तक तुम उसकी कॉस्ट ना पता। क्योंकि रैंडमली तो नहीं बोल सकता ना, मैं एक बैच को पढ़ाने के इतने पैसे लेता हूँ। कुछ तो मेरे खर्चे भी होंगे ना। उन खर्चों को जो हम जोड़ते हैं, दैट कलेक्शन ऑफ एक्सपेंसेस इज नोन एज कॉस्ट। एज सिंपल एज। अब जब ये हम सब्जेक्ट शुरू करते हैं, जो इसका पहला ही चैप्टर है, इंट्रोडक्शन, इतनी थ्योरी है कि तुम पढ़ पढ़ के बोर हो जाओगे। मेरा अप्रोच थोड़ा अलग रहेगा। ठीक है। इनफैक्ट हर चैप्टर के साथ अप्रोच थोड़ा सा अलग रहेगा, जिससे कि ये सब्जेक्ट तुम्हें ईजी लगे। क्योंकि अगर तुमने इसको ग्रैब नहीं कराना तो ये तुम्हारा नाइटमेयर बन सकता है सब्जेक्ट। और अगर तुमने अच्छे से कर लिया तो दिस इज वेरी स्कोरिंग। मतलब कुछ एरियाज ऐसे हैं जो मैं बताऊंगा कि भाई जैसे प्रोसेस कॉस्टिंग का क्वेश्चन आता ही आता है, तो उसके कुछ सर्टन पैटर्न होते हैं। ठीक है। अदरवाइज नॉलेज इज इंपॉर्टेंट, लेकिन एग्जाम के हिसाब से तैयार करना, मैं हमेशा हर कोई भी सब्जेक्ट में जब पढ़ाता हूँ तो मैं ये बोलता हूँ कि आपको एग्जाम की तैयारी करनी है, सब्जेक्ट बाद में है। एग्जाम मतलब कि अगर आप अकाउंट्स पढ़ रहे हो यूपीएससी के लिए और अकाउंट्स पढ़ रहे हो सीए सीएमए के लिए, तो दोनों के अप्रोच अलग होंगे। ठीक है। तो जो सब्जेक्ट है दैट इज फाइन, बट एग्जाम जो है उसका पैटर्न क्या है वो भी देखना बहुत जरूरी है। इंस्टीट्यूट क्या एक्सपेक्ट करता है यहाँ पे, जब आपके, बिकॉज मोस्ट ऑफ इट इज प्रैक्टिकल, तो जब क्वेश्चंस आते हैं तो उस क्वेश्चंस के वर्किंग नोट वो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। वर्किंग नोट में वो क्या एक्सपेक्टेशन कर रहे हैं कि आपको ये सर्टेन चीज निकाल के दिखानी दिखानी है। आप सोच रहे हो नहीं ये तो हम निकाल देंगे और हम टोटल दिखा देते हैं, बट वो इस पर्टिकुलर चीज को सॉल्व करवाना चाह रहे हैं, तो दे वांट कि आप उसे वर्किंग नोट में दिखाओ। ये मेंटालिटी लेके चलनी है कि वी हैव टू सी सजेस्टेड आंसर्स, क्योंकि क्लोजेस्ट टू इंस्टीट्यूट इज सजेस्टेड आंसर। अगर वो तुमने अच्छे से समझ लिया तो ये सब्जेक्ट बहुत इजी है, बहुत स्कोरिंग है और बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल है। ठीक है। सिलेबस दिखा तो रहा हूँ, समझ में कम ही आएगा, बट मैं एक रिदम बनाना चाहता हूँ कि हम क्या पढ़ने वाले। जैसे मैंने बोला कि हम यहाँ पर जनरल भाषा में एक किसी चीज़ की कॉस्ट निकालें। इफ़ आई टेक दिस पेन, इफ़ आई टेक दिस टैबलेट, इफ़ आई टेक दिस लैपटॉप या फिर माइक, इन सब की कॉस्ट क्या लगी होगी कंपनी को, तो वो कॉस्ट निकालना मेरा ऑब्जेक्टिव है। तो जब सारे खर्चों को मैं एक जगह लिस्ट कर देता हूँ तो आई कॉल इट कॉस्ट शीट। हो सकता है आप इसको यूनिट कॉस्टिंग के, यूनिट मतलब कोई एक चीज, एक यूनिट उसकी कॉस्ट। ठीक है। जब बहुत सारी यूनिट्स हो जाती हैं तो बैच बन जाता है। जैसे बिस्किट्स है वो बैच में बनते हैं, राइट। तो यहाँ पे एक आपका आएगा बैच कॉस्टिंग। ये जॉब कॉस्टिंग क्या है? यूनिट तो कोई चीज हो गई, काम, काम की भी कॉस्ट होती है। मैंने लेट्स से कि स्प्रिंग बनवाने हैं, बहुत सारी इंजीनियरिंग कंपनीज होती हैं वो स्प्रिंग्स वगैरह या अपने पर्टिकुलर शेप में कोई चीज चाहते हैं। या फिर तुम सोचो तुमने कोई अलमारी बनानी है तो तुमने किसी अलमारी बनाने के लिए किसी को काम दे दिया। जॉब कॉस्टिंग में क्या होता है, मटेरियल कस्टमर का होता है, तो सामने वाला बंदा उसको काम करके देता है। इजिएस्ट एग्जांपल ऑफ जॉब कॉस्टिंग इज, एक टेलर को आपने कपड़े सिलने के लिए दे दिया, दैट इज जॉब कॉस्टिंग। सामान आपका, स्पेसिफिकेशंस आपकी करके वो देगा, तो उस जॉब के वो क्या चार्ज करेगा आपको, दैट इज जॉब कॉस्ट। तो कॉस्ट शीट मैंने बताया आपको एक यूनिट की। ठीक है। उसके बाद एक जॉब की और बैच की कॉस्ट निकालना। जब मल्टीपल चीजें एक साथ बनती है तो वो एक बैच हो जाता है। एक बैच की क्या कॉस्ट है, क्योंकि यूनिट की कॉस्ट निकालना बहुत ही स्मॉल हो जाएगा। और अभी तुम जैसे ऑडिट वगैरह जैसे सब्जेक्ट पढ़ोगे तो वहाँ मटेरियलिटी के बारे में पढ़ोगे। मटेरियलिटी क्या होती है कि कोई चीज कितनी इंपॉर्टेंट है। अगर एक कंपनी 10-10 रुपए के खर्चों के लिए अपना ऑडिटर बिठाने लग जाए तो उसका तो टाइम बहुत वेस्ट होगा। तो एक मटेरियलिटी लिमिट सेट करते हैं कि इससे ऊपर के खर्चे हम देखेंगे, इसके नीचे के खर्चे अगर गलत भी हुए ना तो इट विल नॉट बी अ बिग डील। अरे तुम्हारे रास्ते में 5 रुपए गिर गए, तुम इतना नहीं रोगे, लेकिन अगर तुम्हारे 5,000 गिर जाए तो तुम थोड़ा ज्यादा रोगे। लेकिन वही अगर बच्चे के केस में हो कि उसके 5 रुपए गिर जाए तो वो रोता हुआ आएगा। सेम अगर पतंजलि के एक सर्टेन अमाउंट का लॉस हो तो उसको दुख होगा। ठीक है। या हो सकता है एक सर्टेन अमाउंट का लॉस हो उसको दुख ना हो, लेकिन वो मेरे लिए बहुत बड़ा लॉस है एज एन इंडिविजुअल। तो ये सब चीजें मटेरियलिटी के अंदर आती है, तुम ऑडिट में पढ़ोगे। तो यहाँ पे हमें ये देखना है कि जब हम एक पर्टिकुलर चीज की कॉस्ट निकालते हैं तो उसको यूनिट कॉस्ट बोलते हैं, कॉस्ट शीट बनाते हैं। उस कॉस्ट शीट के ही बहुत सारे फॉर्मेट हैं तुम्हारे यहाँ
कि अच्छा एक बैच की कॉस्ट निकालनी है। इवन तो बैच कॉस्टिंग में से कॉस्ट शीट बनाने के लिए नहीं बोलेंगे, वो वहां पे और चीजें हैं, बट रियलिटी में कॉस्ट ही तो निकल रही है उसकी भी, एक पर्टिकुलर बैच की। भाई पेप्सी कंपनी है, वो बहुत सारी बॉटल्स एक साथ बैच में बना रही है, तो उस पूरे बैच की कॉस्ट उसको क्या निकल रही है, क्योंकि यूनिट में करने बैठे तो बड़ा दिक्कत हो जाएगी, तो मटेरियलिटी वहां पे आ गई। ठीक है, ये भी वही चीज है, कॉस्ट ही निकालने ज्यादातर तुम्हें। ठीक है, और आगे देखो क्या पढ़ने वाले हैं। हमने कोई सब चैप्टर के अंदर, कोई सब्जेक्ट के अंदर जाके कोई चैप्टर भी नहीं पढ़ा, इंट्रोडक्शन भी नहीं देखा, बट मैं तुम्हें एक चीज बता रहा हूँ सिंप्लीफाई करके, कि आप किसी चीज की कॉस्ट निकाल रहे हो और उसी के बेसिस पर आधी चीज। ठीक है, आप इंडिविजुअल एलिमेंट्स में जाएंगे, जब एक कॉस्ट शीट बनाओगे ना, तो इसमें क्या क्या चीजें उस चीज को बनाने के लिए लगे। सबसे पहले कोई भी चीज बनाने के लिए उसके अंदर मटेरियल लगेगा। भाई आप घर बना रहे हो तो ईंट लगेगी, रेत लगेगा, ये सब चीजें लगेगी, और मजदूरी भी लगेगी। और यही सब मैं तुम्हें इंट्रोडक्शन चैप्टर के अंदर बताऊंगा, इसलिए मैंने पहले इंडेक्स पढ़ाना सही समझा, देन आई विल गो टू इंट्रोडक्शन। कि जब कॉस्ट को एलिमेंट वाइज ब्रेक करते हैं तो क्या क्या चीजें उसके अंदर आती है, कॉस्ट के क्या क्या एलिमेंट्स हो सकते हैं। तो मटेरियल हो सकता है, लेबर हो सकता है, तो बहुत सारी चीजें हो सकती हैं। ठीक है, फिर इसके बाद आपके आते हैं ओवरहेड्स। इसके बारे में इट इज टू अर्ली टू टेल कि ओवरहेड्स क्या होता है। बेसिकली क्या है तो सब खर्चे ही। उसको स्पेसिफिकली टाइटल के नाम से बोल दे, नहीं ये सामान का खर्चा है, मटेरियल का खर्चा है, इसको अलग चैप्टर में पढ़ाएंगे जाके, मटेरियल कॉस्टिंग। फिर लेबर का खर्चा, अर्लियर वी यूज्ड टू कॉल इट लेबर कॉस्टिंग, नाउ वी कॉल इट एम्प्लॉय कॉस्टिंग, और एम्प्लॉय के अंदर लेबर भी आ गया, क्योंकि जब लेबर बोलते हैं ना, ये नहीं होता ना कि ऑफिस में बैठे वाले बंदे की सैलरी कैसे निकाल रहे हो, वो भी तो कॉस्ट का, कंपनी के लिए तो वो भी खर्चा ही है ना, कंपनी को तो वो भी पे करना है, फिक्स्ड खर्चा है बेसिकली, कि मंथली जानी है। तो हम एक जनरल सेंस में उसको एम्प्लॉय कॉस्टिंग बोल देते हैं। इसके अंदर डेली के मजदूर भी आ गए, और जो मंथली हमारे जो मजदूर हो गए, बेसिकली एम्प्लॉइज हो गए, वो भी आ गए। तो बेटर टाइटल क्या आ गया, एम्प्लॉय कॉस्टिंग। इट कैन बी इन योर सिलेबस विद डिफरेंट नेम, ठीक है, जो भी देखे इसको, बट है दोनों सेम ही चीज। ठीक है, तुमने अच्छा है वो पढ़ा होगा अपनी 12th क्लास में बिजनेस स्टडीज के अंदर, टेलर टेलर के प्रिंसिपल्स वगैरह ना। वो टेलर यहाँ दोबारा वापस आने वाला है। दैट पर्सन, थ्योरी नहीं, he'll टेल यू कि कैसे किसी को प्रीमियम देना है, क्या उसकी थिंकिंग रही उसके पीछे, कि बंदा अगर अपनी स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस से नीचे परफॉर्म करे तो उसके पैसे काटो। अगर अपनी परफॉर्मेंस जो उसको फिक्स की गई है कि आपको 8 घंटे में इतने पीस बनाने हैं, आपने नहीं बनाए तो आपके पैसे कटेंगे, आपने ज्यादा बनाए तो विल गिव यू बोनस। इसको बोलते हैं स्टिक एंड कैरेट अप्रोच। स्टिक मतलब छड़ी, कैरेट मतलब एक रिवॉर्ड। तो एक, अगर आप गधे को ले लो, गधा अगर अच्छा परफॉर्म कर रहा है तो उसका मालिक उसको कैरेट दे रहा है, अगर वो अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहा तो उसको हिट कर रहा है। तो इसको बोलते हैं स्टिक एंड कैरेट अप्रोच। ऐसे अप्रोच वहां अपनाए गए। सब चीज थ्योरी मतलब स्टोरीज के थ्रू कर करके ना, आई बाइंड इट इनटू द चैप्टर कि तुम्हें बड़ा इंटरेस्टिंग लगे। अदरवाइज कुछ बच्चों को बोरिंग लग सकता है, कुछ डर भी सकते हैं, बट शुरुआत के चैप्टर इजी है। फिर इसके बाद आपके पास ओवरहेड, जैसे चैप्टर में बोल रहा हूँ ना, ये मैंने अभी तक बताया नहीं कि ओवरहेड क्या थे। तो आई वाज सेइंग कि अभी टू अर्ली है, कि मैंने नाम दे दिया कि भाई अच्छा सामान हो गया, मजदूरी हो गई, बाकी सारे खर्चे क्या। तो बाकी सारे खर्चों को विल पुट इट इनटू सेपरेट हेडिंग, विल कॉल इट ओवरहेड्स। अभी तुम्हारे सिर के ऊपर चला गया ना, इसलिए ओवर द हेड ओवरहेड्स, ऐसे मान लो इसको। फाइनल अकाउंट्स में, अगर अकाउंट्स फाउंडेशन पे पड़ी है तो फाइनल अकाउंट्स में ओवरहेड्स पर बचे कुछ सारे खर्चे। अभी तो बोल रहा हूँ ऐसे इतना इतना ईजी नहीं है। ठीक है, इनडायरेक्ट खर्चे होते हैं बेसिकली, जो डायरेक्टली ट्रेस नहीं हो पाते। अब इसका भी मीनिंग क्या है, ये सब ठीक है, छोड़ दो। थोड़ा इकोनॉमिक्स में बच्चों ने पढ़ा होता है, डायरेक्ट क्या होता है, इनडायरेक्ट क्या होता है, बट हम बिल्कुल अलग से ले। देन अभी यहां तक तो समझ में आ गया ये सब चीजें। इसके बाद मैं भी एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग छोड़ रहा हूँ, विल गो टू अगले वाला टॉपिक, वो है कॉस्ट अकाउंटिंग सिस्टम। अकाउंटिंग वर्ड जब हम यूज कर रहे हैं तो हम रिकॉर्ड तो कुछ करेंगे ना, तो उसको रिकॉर्ड करने के दो सिस्टम होते हैं, इंटीग्रेटेड एंड नॉन इंटीग्रेटेड सिस्टम, वो हम यहाँ पढ़ेंगे। खाते कैसे बनते हैं, राइट। इसके बाद मैंने जैसे बोला जॉब एंड बैच कॉस्टिंग, मैंने कॉस्ट शीट का ही एक वर्जन बता दिया कि कॉस्ट शीट आपके सामान के लिए बनती है, बट आप सामान कस्टमर से ले रहे हो और आप अपनी सर्विसेज के एक तरह से पैसे दे रहे हो। एग्जैक्टली सर्विस कॉस्टिंग तो हम कहाँ पढ़ते हैं, यहाँ पे ऑपरेटिंग कॉस्टिंग में, कि भाई कैंटीन वाला आपसे क्या चार्ज करेगा आपकी कंपनी से। कस्टमर से नहीं बोल रहा हूं मैं, आपकी कैंटीन आप चला रहे हो अपने कंपनी के अंदर, तो कैंटीन वाला आपसे कुछ तो पैसे लेगा ना। ठीक है, हिल टेक सम मनी बिकॉज, ठीक है, अपना वो बेच रहा है, या आप उससे कितना रेंट चार्ज करोगे अगर वो आपके यहाँ वो कर रहा है। तो स्कूल्स होता है, बाहर से बुलाते हैं, तो ठीक है, ये हो गया। आप वो छोड़ो, वो नहीं समझ में आ रहा। बस ट्रेन इन सब का किराया देते हो, ये सर्विस ही तो देते हैं यार। ट्रेन अपने घर पे रख लेते हो, ये ट्रेन तो मुझे यहाँ छोड़ के गई थी, अब ये हमारी सिटी की हो गई,
तो मैं यूज करूंगा, ऐसा थोड़ा ना होता है। ओला हो गई, उबर हो गई, ये सब दे आर गिविंग यू सर्विसेज। स्कूल्स में आप पढ़ रहे हो तो वो एक सर्विस ही तो है। टीचर आपको पढ़ा रहा है, दिस इज अ सर्विस। तो जहाँ पे मेहनत है, उस मेहनत के कितने पैसे चार्ज करें। एंड आई टेल यू, जितने चैप्टर ऊपर के हैं दे आर क्वाइट इजी इन प्रैक्टिकल लाइफ, बिकॉज मटेरियल को नापना इजी होता है, उसकी कुछ डायमेंशंस होते हैं, उसकी हाइट हो सकती है, उसका वेट हो सकता है। मेहनत का क्या, आप घंटे के हिसाब से कितना चार्ज कर रहे हो, समझ में आ रहा है। तो यहाँ पे सर्विस कॉस्टिंग रियलिटी में, क्योंकि यहाँ पे मेहनत होती है, मजदूरी होती है, तो इसका कैलकुलेशन कैसे कर। अब बच्चा मेरे से पूछता है आपने मजदूरी तो ऊपर बताई, अरे वो कंपनी जब सर क्या दे रही है, मजदूरों से सर्विस ले रही है, तो उसको कितनी कॉस्ट पड़ी, ठीक है। लेकिन कंपनी जब खुद सर्विस दे रही है आगे, तो वो उसकी खर्चा कैसे निकालेगी। कॉल सेंटर्स हो गए, कॉल सेंटर्स क्या करते हैं, वोडाफोन आइडिया वगैरह, इनको क्या करते हैं, सर्विसेज देते हैं कि आपके कस्टमर्स आएंगे, यू शेयर सम डाटा विद अस, हम कॉल रिसीव करेंगे, अपने डेटाबेस में चेक करेंगे कितना कौन सा प्रोडक्ट कब बेचा गया, उसके हिसाब से विल ट्रेस एवरीथिंग। तो कंपनी की टेंशन खत्म कि मैं अपने कस्टमर की जो कस्टमर सर्विस है वो हमने आउटसोर्स कर दी, किसी और को दे दी। तो अब वो क्या हो गई, सर्विस लेना हो गया। तो यहाँ पे ये कॉल सेंटर अपनी कॉस्टिंग कैसे करेगा, बिकॉज दे आर नॉट सेलिंग एनीथिंग टू द कंपनी अदर देन देयर सर्विसेज। सर्विसेज तो सेल कर रहे हैं, तो सर्विस का क्या चार्ज करें, मिनट के हिसाब से कितना चार्ज करें, आवर के हिसाब से, सारे खर्चे जोड़ के फिर उसको स्प्लिट करते हैं, ये सब होता है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं कॉस्ट शीट का एक फ्लेवर आएगा आपको ना इसके अंदर, ठीक है। फिर कुछ चीजें ऐसी होती है जहां पे ना प्रोसेस का खर्च हम कॉस्टिंग प्रोसेस वाइज करते हैं। कैसे, जैसे आपने कोई एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट है, वो 3 प्रोसेस से निकाला, आईफोन बनना है, तो सबसे पहले आईफोन में क्या होगा, स्क्रीन लगेगी, ठीक है, नीचे उसका बेस लगेगा, मदरबोर्ड लगेगा, असेंबलिंग प्रोसेस हो सकता है, ठीक है। स्क्रीन वो सैमसंग से खरीद रहा है, ठीक है। मदरबोर्ड वो खुद बना रहे हैं, मेरे ख्याल से उनके जो एप्पल के मदरबोर्ड्स हैं वो खुद ही बनते हैं, ठीक है। एप्पल की एम सीरीज, ए सीरीज वगैरह ये सब खुद बनाते हैं। और ठीक है, कैमरा वगैरह सैमसंग से ले लिया, सोनी से ले लिया, ठीक है। ऐसे असेंबल करके, फिर असेंबल करने के बाद उसकी उसमें हो सकता है सॉफ्टवेयर ऐड हो रहा है अलग से, ठीक है। एप्पल का आईओएस है, आईपैड ओएस है, मैक ओएस है, ये सब ऐड हो रहे हैं। तो एक असेंबलिंग प्रोसेस है, इसको ऐसे ना सोचो दूसरा साइकिल बन रही है, उसमें असेंबलिंग ही तो हो रही है, ब्रेक्स अलग ऐड हो रहे हैं, टायर अलग ऐड हो रहा है, मेटल बॉडी अलग ऐड हो रही है, पीछे उसमें कहते हैं ब्रेक्स लगने हैं, लाइट वगैरह लगनी है, आजकल फैंसी चीजें आ रही है बाइसिकल्स में भी। तो ये एक प्रोसेस से गुजरता है। और अच्छा एग्जांपल समझो, प्रोसेस कॉस्टिंग में, चलो ये तो मैंने असेंबलिंग की बात कर दी। प्रोसेसेस मल्टीपल प्रोसेस से गुजरता है, जैसे कि आपके केमिकल्स हो गए। आप क्रूड ऑयल ले लो, कच्चा तेल है, कच्चा तेल मल्टीपल प्रोसेस से गुजारा जाता है, तब जाके वो डीजल, पेट्रोल, और अंत में वैसलीन, जिसको हम बोलते हैं, वैसलीन तो चलो ब्रांड का नाम हो गया, पेट्रोलियम जेली बोल देते हैं हम उसको। तो ये डिफरेंट प्रोसेस से बनने वाले। अब जैसे मैंने बोला कि ये डिफरेंट प्रोसेस से जा रहा है, तो अगर हम सोचे हम यहाँ पे कॉस्टिंग करने बैठेंगे तो बड़ी डिफिकल्ट हो जाएगा, बिकॉज डिफरेंट प्रोसेस। तो हम क्या करते हैं, रादर एक प्रोसेस की कॉस्ट निकाल लेते हैं कि अच्छा आप इस प्रोसेस से गुजरो, इस प्रोसेस की कॉस्ट इतनी जोड़ ली, दूसरे प्रोसेस की इतनी जोड़ ली, मटेरियल लेबर की तो जुड़ी रही है, सब जोड़ के हमने क्या कर लिया, इसकी टोटल कॉस्टिंग निकाल ली। अब क्या उस प्रोसेस के अंदर इंडिविजुअली कितना खर्चा लग रहा है, मैं उसकी टेंशन नहीं। तो प्रोसेस कॉस्टिंग वहां होती है, ठीक है। अब जैसे मैंने बोला कि एक प्रोडक्ट को मल्टीपल स्टेजेस से निकाला गया, एंड में बहुत सारे प्रोडक्ट्स भी निकलते हैं, तो इसी के अंदर एक कॉन्सेप्ट आएगा, जॉइंट एंड बाय प्रोडक्ट। अब आप दूध है, मिल्क से आप क्या भी बनाते हो, दही बनाते हो, दही से फर्दर आप मक्खन बना सकते हो, घी बना सकते हो ना, ठीक है। आप घी के साथ साथ इसमें क्या बन सकता है, बटर मिल्क। अब ये दोनों साथ साथ आएंगे जब घी और वो बनेगा, इसमें बटर ले लेते हैं, बटर मिल्क नहीं लेते, विल टेक इट बटर। बटर अलग हो जाता है, जो बचता है पानी वो बटर मिल्क होता है, ठीक है। अब यहां पर अगर तुम देखो तो बटर एंड बटर मिल्क सेम इकोनॉमिक वैल्यू के नहीं है। वो बिकेगा आपका 20 रुपए लीटर, और वो बिकेगा आपका अलग वैल्यू से, केजी में बिकेगा वो, उनकी इकोनॉमिक वैल्यू ही सेम नहीं है। तो ये हो गया इसका बाय प्रोडक्ट। बाय प्रोडक्ट इज अ प्रोडक्ट जो आपका सेम प्रोसेस के दौरान निकलता है, बट उसकी इकोनॉमिक वैल्यू मेन प्रोडक्ट से अलग होती है। लेकिन जब दोनों ही प्रोडक्ट मेन हो, जैसे पेट्रोल और डीजल, दोनों की इकोनॉमिक वैल्यू समवेयर सेम होती है, 1-2 रुपए से कोई फर्क नहीं पड़ता, एग्जैक्टली सेम नहीं बोला मैंने, सिमिलर बोला है। अब हो सकता है वो सिमिलर 5 रुपए का गैप हो, 100 रुपए का गैप भी हो, ठीक है। टायर्स हैं, दो दो तरह के टायर्स बनाते हो आप, एक टायर आपका थोड़ा सब मीडियम है, एक थोड़ा सा हायर उसका है। फोन्स हो गए, आप दो तरह के फोन बना रहे हो, एक में थोड़ा वीक प्रोसेसर लगा है तो एक में थोड़ा हाई, लेकिन दोनों ही अच्छी खासी वैल्यू रखते हैं,
समझ में आ रहा है? तो अगर वो सेम प्रोसेस के दौरान बन रहे हैं तो आपको देखना है, अगर दोनों ही मेन है, जैसे पेट्रोल और डीजल, तो इनको बोलते हैं जॉइंट प्रोडक्ट, ये जॉइंटली बने। लेकिन अगर एक मेन है, एक आपका सबॉर्डिनेटिव है, सबॉर्डिनेटिव समझ गए, थोड़ा कम वैल्यू का है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, इन दोनों को बोलेंगे जॉइंट, ये बाय प्रोडक्ट। इसको इसको मेन मान लेंगे और इसका बाय प्रोडक्ट है। इसीलिए अगर मैं आपको बोलूं कि पेट्रोल, डीजल एंड पेट्रोलियम जेली, तो दीज आर जॉइंट प्रोडक्ट एंड दीज आर बाय प्रोडक्ट। समझ में आया? दीज आर बाय प्रोडक्ट नहीं बोलेंगे, पेट्रोलियम जेली इज द बाय प्रोडक्ट, क्योंकि इसकी इकोनॉमिक वैल्यू कम है। ठीक है, और जब इस चैप्टर के अंदर आऊंगा ना, तब मैं बताऊंगा कि भाई जॉइंट प्रोडक्ट की ना कॉस्टिंग बहुत इत्मीनान से, बहुत शांति से करनी होती है, आपको प्रॉपर डिटेलिंग करनी पड़ती है। हो सकता है वहां आप कॉस्ट शीट प्रॉपर बना रहे हो, लेकिन बाय प्रोडक्ट तो ऐसा है जो आपका हो सकता है सस्ते दामों में बिक जाएगा, उसकी कॉस्टिंग अलग करने से अच्छा है, क्योंकि वो तो बिकेगा, बिकना तो इसे भी है, बिकना तो सब प्रोडक्ट्स को है, लेकिन हम तो कॉस्टिंग कर रहे हैं बेचने के लिए। तो भाई सेल्स की रिकॉर्डिंग अलग करेंगे, फाइनेंशियल अकाउंट में हम अलग से सेल्स को रिकॉर्ड करेंगे। फिलहाल इसकी तो कॉस्ट निकालो, इसकी निकाल लो मार्केट सेल वैल्यू, और इसको इसमें सल्टा दो कि इतनी बड़ी वैल्यू का नहीं है। समझ में आया? इतनी ज्यादा वैल्यू का नहीं है ये। भाई चीनी बन रही है, चीनी का आपका जो टर्नओवर है वो 2000 करोड़ है, और उसमें जो मोलेसिस निकल रहा है वो आपका 100 करोड़ का ही है। इवन दो 100 करोड़ मेटेरियलिटी के हिसाब से इज अ बिग वैल्यू। ठीक है, मोलासिस इज कंसिडर्ड एज जॉइंट प्रोडक्ट ओनली, वो बाय प्रोडक्ट नहीं होता, लेकिन कुछ लोग उसको बाय प्रोडक्ट बोलते भी हैं। तो आप क्या बोलोगे कि टेक्निकली मेरी जो कॉस्टिंग आई ना चीनी की, वो 1900 करोड़ आई, क्यों? इसकी हम सेल वैल्यू ले लेते हैं, उसकी कॉस्ट, कॉस्ट तो हो गया खर्चा, और सेल्स हो गई इनकम, तो इनकम को उससे सल्टा देते हैं। वी कॉल इट रिकवरी ऑफ कॉस्ट, कि मेरी 100 करोड़ की कॉस्ट रिकवर हो गई। भाई कूड़ा बच गया, आपके घर में सफाई हो रही है, रद्दी बची, सब बची, आपने बेच दी, कितना है? आप घर बना रहे हो, घर बनाने के लिए आपको आया है 10 लाख का खर्चा, रद्दी वगैरह बेच के आपके 2000 रुपए आए हैं। तुम्हें लगता है दोनों की कॉस्टिंग अलग अलग करो ना, उसकी सेल वैल्यू उठाओ, और आप टेक्निकली क्या बोलोगे, नेट ऑफ हो गया। इनफैक्ट वो फिगर भी रेलिवेंट नहीं है इस वक्त, एक 10 लाख में से 2000 माइनस भी करो। तो बाय प्रोडक्ट्स की कॉस्टिंग अलग तरीके से होती है, ये हम पढ़ेंगे कहाँ पे, इसमें। और अगर मैं बिल्कुल इंट्रोडक्शन वाले चैप्टर पे चला जाऊँ ना, तो बहुत बोरिंग लगेगा। अभी क्या है, हमेशा याद रखना, जब तुम इंटरमीडिएट लेवल पर आ जाते हो, यू हैव टू फर्स्ट सी कि हम पढ़ने क्या वाले हैं। बर्ड्स आई व्यू बहुत जरूरी है। फिर उससे ना आपको एक दायरा समझ में आता है कि हमें इस दायरे के अंदर उड़ान भरनी है। तो आपका माइंड प्रिपेयर होता है, माइंड प्रिपेयर हुआ, स्ट्रैटेजी बन गई, आधी बैटल वहीं फिनिश। बाकी तो फिर आपका अप्रोच है कि भाई हम कैसे टारगेट तक पहुंचे। दैट्स व्हाट आई एम डूइंग राइट नाउ, आई एम गिविंग यू बर्ड्स आई व्यू। ठीक है, इसी तरह आपका ये 9th वाला सीएमए के स्पेसिफिक है। अगर सीएमए का बच्चा कोई रिकॉर्डिंग देखता है ये, तो सीएमए में एक कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग है। ये अगर तुम सीए वाले बच्चे पढ़ते हो तो वो AS7 आपका क्या कहते हैं, कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट्स करके आता है। बेसिकली क्या होता है कि जो प्रॉपर्टी डीलर्स होते हैं वो अपनी कॉस्टिंग कैसे करें। तो कंस्ट्रक्शन इज ऑल्सो अ सर्विस। तो बच्चा कहता है इसको कहाँ डालो, भाई ठेकेदारी क्या है, सर्विस ही तो है ना। इट इज समथिंग दैट इन्वॉल्व्स मटेरियल एज वेल। उसमें मटेरियल बहुत रेलेवेंट हो जाता है। अभी तुम टैक्सेशन पढ़ोगे, फर्स्ट ग्रुप में पढ़ भी चुके हो, जिस जो वीडियो देख रहा है पढ़ चुका है, ठीक है। फर्स्ट ग्रुप में टैक्सेशन होती है, ठीक है। कुछ के सेकंड ग्रुप में हो सकते हैं, जहां भी जो जो कोर्स है कि भाई ये तो सबके लिए रेलेवेंट है। क्या होता है कॉस्टिंग में, तुम जीएसटी पढ़ते हो, ठीक है। वहां पे रेस्टोरेंट्स वगैरह की सर्विस आएगी, तुम पढ़ोगे उसमें कि भाई रेस्टोरेंट क्या करता है, इट इज गिविंग सर्विस एज वेल एज फूड। तो उसका प्राइमरी नेचर क्या है, फूड सर्व करने का है, वो फूड बेच रहा है अपना, या सर्विसेज बेच रहा है। इसी में आप वहां जीएसटी के अंदर जाके पढ़ोगे कि आपकी सर्विसेज कॉम्प्लीमेंट्री हैं, कैसी हैं, वो सब आप वहां जाके पढ़ोगे। मैं डिस्कस नहीं कर रहा हूँ अभी उसको, ठीक है। लेकिन यहाँ पे कंस्ट्रक्शन के अंदर, मैं वैसे सीए वालों के बच्चों के उसमें नहीं, सीएमए वाले बच्चों के सिलेबस में है, तो सीएमए वाले देखेंगे तो उनका सेपरेट ये ऐड होता है, ठीक है। तो कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग में हम बेसिकली कंस्ट्रक्शन के बारे में पढ़ते हैं, क्योंकि मेरे पास तो हर बच्चा कॉमन है कि दिस इज कॉमन फॉर एवरीबडी, तो मैंने यहाँ लिखा हुआ है, ठीक है। प्रोसेस मैंने बता दिया, जॉइंट बता दिया। अब ये आपने स्प्लिटिंग क्यों कर रखी है इतनी। इस शुरुआती फेज में हम कॉस्ट को रिकॉर्ड या डिटरमाइन करने के ऑब्जेक्टिव से चलते हैं। अरे भाई इसका कॉस्ट कितनी है, ये पता लगाने की हम कोशिश करते हैं। लेकिन एक बार पता लग गया तो उसके बाद मेरी मैनेजमेंट शुरू हो जाती है। अब तुम्हें समझ में आएगा कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग कहाँ क्यों आती है। मैनेजमेंट अकाउंटिंग में वी टेक डिसीजंस टू कंट्रोल द कॉस्ट। अब मैंने तो अपने प्लानिंग के वक्त सोचा था कि ये प्रोडक्ट मेरा 8 रुपए में बन जाएगा, बन रहा है वो 12 रुपए में, तो मैं कस्टमर से क्या 10 रुपए चार्ज कर सकता हूँ फिर,
जो चीज 8 में बन रही थी 2 रुपए का प्रॉफिट था, सेलिंग प्राइस क्या हो गया मेरा 10 रुपए। और यही तुम्हारा बेसिक, जब मैं थ्योरी पढ़ाऊंगा शुरुआत की सीबी इंट्रोडक्शन, इसमें थ्योरी इसमें क्या है कि हम उसका स्कोप क्या है कॉस्टिंग का। आप अभी बताऊंगा तो बोरिंग लगेगा, बट जब मैंने किसी चीज की लागत पता लगा ली, उसमें मैंने अपना मुनाफा जोड़ा और मैंने उसको सेल कर दिया, भाई मैं उसको कॉस्टिंग पे तो बेचूंगा नहीं। बहुत सारे ऐसे होते हैं, अब तुम मैनेजमेंट वगैरह पढ़ते हो तो उसमें एक स्ट्रैटेजी होती है पेनिट्रेशन, वो जो जियो ने इस्तेमाल करी थी, शुरुआत में प्राइस इतना लो रखा, मार्केट में पेनिट्रेट कर गया, तो वो यूजुअली लॉस में बेचते हैं उसको। शायोमी कंपनी जब इंडिया में आई थी ना, एमआई कंपनी सुना है, शायोमी फोन्स बनाती है, उसने अपने प्रोडक्ट बहुत लो प्राइस पे रखे थे, इतना कंपेटिटिव कि मार्केट लेते चले गए वो, दे स्टार्टेड सेलिंग एट लॉस। तो सम कंपनीज फॉलो दैट स्ट्रेटेजी एज वेल, बट ये पता होगा तब तो वो लगाओगे ना बाद में, तो इसलिए कॉस्ट वगैरह पता लगे। तो वहां पे जब तुम पढ़ोगे ना कि व्हाट इज द स्कोप या ऑब्जेक्टिव क्या होता है, तो उसमें होता है कॉस्ट पता लगाना, टू सेट द, टू डिटरमाइन द सेलिंग प्राइस एंड टू फाइंड द प्रॉफिट। अब ये 3 थ्योरी के टर्म्स तुम्हें प्रैक्टिकली समझ में आ गए जो वहां थियोरी में बताता हूं, ठीक है। तो कॉस्ट पता लगाया, कॉस्ट पता लगाने के बाद या सेलिंग प्राइस फिक्स कर लिया मैंने। अब क्या है कि अगर मेरा प्रोडक्ट 8 की जगह बना ही 12 में है, तो मैं इसको 10 का तो नहीं सेल कर सकता। 2 रुपए का अगर मेरा प्रॉफिट है तो लेट्स से, या मैं 3 रुपए का प्रॉफिट इस बार चार्ज कर रहा हूं, तो आई सेल इट एट 15। इन रियल लाइफ इट इज सीन कि कंपनीज यूजुअली अपना सेलिंग प्राइस चेंज नहीं करती, एक पर्सपेक्टिव बना हुआ होता है मार्केट में। तब तुमने देखा है रिसेंट ईयर्स में मोबाइल के प्राइसेस हाई जा रहे हैं, कस्टमर्स गालियां दे जा रहे हैं, बिकॉज प्राइसेस इंक्रीज करना किसी भी कस्टमर को भाता नहीं है, या तो वो इंडस्ट्री में सभी फॉलो करेंगे तो कस्टमर मजबूर हो जाता है। और किसी ने भी अगर थोड़ा सा स्ट्रेटेजी से क्या कर लिया, पीछे हट गया, उसने कम प्राइस दे दिया, कस्टमर सारा उसकी तरफ चला जाए, ठीक है। तो यहां पर क्या हो रहा है कि हम प्राइस चेंज कर रहे हैं, रियल लाइफ में प्राइसेस जल्दी चेंज नहीं करता है। अगर मैगी 10 की आ रही है तो वो 10 की आती रहेगी, चाहे साइज छोटा कर दे उसका, सेलिंग प्राइस जल्दी से चेंज नहीं किया जाता। तो हमें बहुत ज्यादा कॉस्ट पे क्या रखना पड़ता है, अपने कंट्रोल रखना पड़ता है। एंड द मोमेंट वी टॉक अबाउट कंट्रोल, हम दूसरे फेज में चले जाते हैं, दैट इज आर मैनेजमेंट ऑफ कंट्रोल ऑन द कॉस्ट। तो अलग अलग स्ट्रैटेजीज वहां अपनाते हैं हम, जैसे मार्जिनल कॉस्टिंग हो गई, स्टैंडर्ड सेट करते हैं, स्टैंडर्ड के बियॉन्ड जाएगा तो हम उसको कंट्रोल करने। तुमने ये अपना बीएसटी के अंदर भी पढ़ा होगा बहुत बचपन में, 12वीं क्लास में, कि आप गोल सेट करते हो, फिर एंड में उसको स्टैंडर्ड को कंपेयर करते हो एक्चुअल परफॉर्मेंस से, फिर डिविएशन आती है, उस डिविएशन पे स्टेप्स, वो करेक्टिव स्टेप्स लिए जाते हैं, और फिर से प्लानिंग दोबारा से की जाती है। और आपको बताया था टीचर ने कि मैनेजमेंट एक सर्कुलर मोशन में चलता है, वही है सभी, नेवर एंडिंग प्रोसेस, वही है ये सब चीजें। तो यहाँ पे मार्जिनल कॉस्टिंग आपने स्टैंडर्ड सेट करा, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग में हम क्या करते हैं, वी कंपेयर स्टैंडर्ड विद द एक्चुअल, यहाँ बता के तो वो खत्म कर देगा। अरे मैनेजमेंट कॉस्टिंग में क्या होगा, उस डिविएशन के ऊपर मैनेजमेंट जाके स्टेप्स लेगा ना, हाउ यू एक्चुअली मैनेज, ये कोई नहीं सिखा सकता आपको, कोई भी नहीं सिखा सकता। दे कैन टेल यू द टूल्स, और टूल्स का इस्तेमाल कैसे करना, भाई कैंची सबको पता है कैसे चलानी है, बट बाल काटने हर एक को नहीं आते, वो बार्बर को ही आते हैं, समझ में आई बात। ठीक है, पढ़ना सबको आता है, पढ़ाना हर एक को नहीं आता। यू कैन बिकम सीए सीएमए, बट टू बिकम अ गुड टीचर यू शुड नो सम ट्रिक्स, कैसे कम्युनिकेट करना, यही तो अलग है, ठीक है। फिर बजट सेट किए जाते हैं, ये सब तो मैं प्रैक्टिकल लाइफ में दिख रहा हूँ। मम्मी बजट सेट कर रखते हैं, यार इस बार बहुत खर्चा हो गया, कैसे बोल रहे हैं मम्मी खर्चा हो रहा है, मम्मी का एक बजट सेट होगा ना। मैं बहुत रियल लाइफ में जाके बोल रहा हूँ, वैसे तो बहुत चीजें हैं इसके अंदर। यू स्टडी कि आपका सेल्स का बजट सेट होगा, मटेरियल का बजट सेट होगा, एम्प्लॉय के ऊपर कितना खर्चा होना है, जो एलिमेंट्स तुम पढ़ रहे हो उनके सबके बजट भी बनते हैं, ठीक है। और सीएमए स्पेसिफिक क्या है, सीएमए के बच्चे के लिए रिकॉर्डिंग, उनके पास इंट्रोडक्शन तो सबका ही सेम है, तो उनके पास कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स होते हैं, दैट इज स्पेसिफिक टू देम ओनली, बिकॉज जैसे सीए इंस्टीट्यूट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स की पावर होल्ड करता है बनाने की, दे कैन नो प्रपोज अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स टू हार्मोनाइज की अकाउंटिंग प्रैक्टिसेस सेम रहे, हार्मोनाइज रहे, तो वो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड ऐसे कॉस्टिंग के लिए वो बता कि भाई ये कॉस्ट ऐसे ना निकाल ले, पेप्सी अलग से ना निकाल ले, तो वी मस्ट टेल कि भाई आप कैसे कॉस्टिंग उसकी करो, समझ में आया, जिससे कोई कंफ्यूजन ना रहे। दिस इज स्पेसिफिक टू सीएमए ओनली, ठीक है। ये वो नहीं पढ़ना। 2 एरियाज ऐसे हैं जहाँ पे सीएमए स्पेसिफिक है, और एक एरिया ऐसा जो सीए स्पेसिफिक है, इसके लिए मैं रुक गया था, एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग। अभी ओवरहेड्स में क्या होता है ना, ये चीज मैं तब नहीं बोल सकता था। ओवरहेड्स में क्या होता है, बचे कुछ सारे खर्चों को ना फंक्शंस के हिसाब से बांटा जाता है। फंक्शन जब मैं बोलूंगा ना, तो उसको हम डिपार्टमेंट्स बोलते हैं, काम, सोचो फंक्शन मतलब काम,
और काम के हिसाब से हमने क्या बांटे डिपार्टमेंट, भाई फाइनेंस डिपार्टमेंट अलग का काम कर रहा है, सेल्स अलग कर रहा है, परचेज अलग कर रहा है। तो फंक्शनल क्लासिफिकेशन ऑफ कॉस्ट जब मेरे फर्स्ट चैप्टर के अंदर आएगा ना, उसमें बताऊंगा कि इट विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड क्लासिफाइड एज पर डिपार्टमेंट्स। तो सेल्स का डिपार्टमेंट अलग हो गया, इसका डिपार्टमेंट अलग हो गया, सेलिंग का अलग हो गया, एडमिनिस्ट्रेशन का अलग हो गया, ये सब आएगा। प्रोडक्शन डिपार्टमेंट जो सामान बनाता है उसका अलग खर्चे हो गए, ठीक है। तो यूजुअली वो ऐसे स्प्लिट करता है, बट मॉडर्न टाइम्स में दे हैव सीन कि ऐसे ना करके, इनफैक्ट एक डिपार्टमेंट के अंदर और दूसरे डिपार्टमेंट के अंदर कुछ कॉमन एक्टिविटीज हो सकती हैं, तो वो कहता है आप एक्टिविटी वाइज स्प्लिट करो खर्चों को। अभी मैंने आपको बोला ना, ये ओवरहेड्स आपके सिर के ऊपर से चला गया। तीन ही एलिमेंट होते हैं, मटेरियल, लेबर एंड बचे कुचे खर्चे। इस बचे कुचे खर्चे में कुछ खर्चे डायरेक्ट होते हैं और कुछ खर्चे इनडायरेक्ट होते हैं। मैं क्यों बता रहा हूं इसको, क्योंकि तुमने इकोनॉमिक्स पढ़ी है अपने फाउंडेशन में, तो यू मस्ट नो व्हाट इज डायरेक्ट एंड व्हाट इज इनडायरेक्ट। जो चीज आपके प्रोडक्शन के हिसाब से वेरी कर जाएगी दैट इज डायरेक्ट इन नेचर, जो वेरी नहीं करेगी वो इनडायरेक्ट इन नेचर। आई विल गिव यू वन एग्जांपल। मटेरियल प्योर आपका क्या होता है, वेरिएबल नेचर का होता है, डायरेक्ट नेचर का होता है। भाई आप जितना सामान आप क्या प्रोडक्ट को याद रखना, प्रोडक्ट क्या बना रहे हैं, हम ज्यादातर एग्जांपल बिस्किट्स का लेंगे, ये हर जगह वो फिट बैठ जाता है। तो बिस्किट्स बना रहे हैं हम, तो बिस्किट के लिए मटेरियल क्या लगेगा, आटा लगेगा, चीनी लगेगी और ड्राई फ्रूट्स लगेंगे, एसेंस लगेंगे, वेरी गुड, ये सब मटेरियल हो गए। अब आप बना रहे हो 10 या 20 किलो, 20 किलो बना रहे हो, तो ये भी तो बढ़ेंगे ना फिर, when they will vary according to your production, this is direct in nature। हमने क्या किया, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट को ही समझा। ये जो मैं क्लासिफिकेशन कॉस्ट की तो मैं समझा रहा हूं ना, ये फर्स्ट चैप्टर के अंदर इंट्रोडक्शन के अंदर एज पर वेरिएबिलिटी समझाया जाता है कि वेरिएबिलिटी के हिसाब से कॉस्टिंग क्या होती है, तो वेरिएबल होगी या फिक्स्ड होगी या सेमी वेरिएबल या सेमी फिक्स्ड होगी। तीन ही हो सकते हैं, या तो वेरिएबल या फिक्स्ड या सेमी वेरिएबल। सेमी वेरिएबल एक्चुअली में क्या होता है, सेमी वेरिएबल को तोड़ने का नाम वो निकाल लेते हैं जुगाड़, कि है तो दो ही, इन दोनों के अंदर कोई अगर बीच में अटक गया तो उसको अलग अलग करना हमें पता है, कितना हिस्सा उसका वेरिएबल में जाएगा, कितना फिक्स में जाएगा। तो सेमी वेरिएबल या इसका दूसरा नाम हो सकता है सेमी फिक्स, एक ही तो बात है। या तो आधा आधा तो नहीं बोल सकते, सम पोर्शन इज वेरिएबल सम पोर्शन इज फिक्स, तो वो किसी भी नाम से बोल दो। तो इसलिए सेमी वेरिएबल की तो भी बात ही छोड़ो, ठीक है। तो जो ये वेरिएबल पोर्शन है ना, यूजुअली डायरेक्ट इन नेचर होते हैं, बिकॉज दे विल वेरी अकॉर्डिंग टू द प्रोडक्शन। लेबर है, ये जो लेबर है ना, डायरेक्ट लेबर है। जो खर्चे है ना, ये डायरेक्ट खर्चे। डायरेक्ट खर्चे कैसे हो सकते हैं, भाई जो मटेरियल या लेबर की कैटेगरी में फिट नहीं हो रहा, उन सबको आवादार खर्चे बोल दो। जैसे आपका बिजली, जितना आपका प्रोडक्ट बनेगा उतनी बिजली इस्तेमाल होगी, तो ये डायरेक्ट इन नेचर होगा। बट इसके अलावा इनडायरेक्ट खर्चे भी होते हैं, और तुम्हें पता है एलिमेंट वाइज अगर उसके अंदर तोड़े तो इनडायरेक्ट मटेरियल भी होता है, इनडायरेक्ट लेबर भी होता है, और बच्चे कुछ इनडायरेक्ट खर्चे भी होते हैं। क्योंकि मैंने बोला है तो सारे खर्चे ही, मटेरियल लेबर के खर्चों को मटेरियल लेबर के नाम से ही बोलो, बाकी सबको खर्चा बोलो। अब वो डायरेक्ट भी हो सकता है और इनडायरेक्ट भी हो सकता है। देखो, डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट बचे कुछ खर्चों क्या बोल दिया हमने, एक्सपेंसेस। ये वो हैं जो प्रोडक्ट के हिसाब से वेरी करेंगे, जितनी प्रोडक्शन उतना ज्यादा ये होगा, और जो नहीं करेंगे वो इनडायरेक्ट हो गए। कैन यू गिव एग्जांपल ऑफ इनडायरेक्ट आपकी फैक्ट्री में? हाँ, हाँ ये कर सकते हो, कैरेज आउटवर्ड बोल सकते हो, यस। सैलरीज हो गई है, सैलरीज आपकी, आप चाहे प्रोडक्शन कितनी भी करो, मंथली सैलरी जानी है भाई उनको। हाँ, हाँ बट मैंने तो मटेरियल पूछा है ना, फिर सैलरी कहाँ से आ गई? सैलरी आएगी इसमें इनडायरेक्ट लेबर में। अब मैं तुम्हें एक एग्जांपल देता हूँ, मैं तुम्हें एक सिंपल एग्जांपल देता हूँ। आप बिस्किट बना रहे हो फैक्ट्री के अंदर, उस फैक्ट्री के अंदर एक वॉचमैन भी बैठा है जो मंथली सैलरी लेता है, वो तो प्रोडक्शन के हिसाब से खर्चा नहीं वेरी कर रहा ना। जो मजदूर, अगर आपने उसको डबल शिफ्ट करा ली तो उसको आपको डबल पैसा देना पड़ेगा, हो रहा है वेरी। मजदूर जो आपका वो कर रहा है वो डायरेक्ट लेबर में आता है, लेकिन जो वॉचमैन है वो किस में आता है, इनडायरेक्ट लेबर में। अब मटेरियल के बारे में सोचो, आटा, ये जो तुमने चीनी वीनी गिनवाई थी सब डायरेक्ट में थी, लेकिन आपके यहाँ वॉशरूम में जो अभी बोला तुमने क्या, क्लीनिंग वगैरह के जो आए हैं, सोप वगैरह आया है, ठीक है। आप ऐसा थोड़े ना, ज्यादा बिस्किट बनाओगे तो ज्यादा क्लीनिंग करवानी पड़ेगी, ऐसा थोड़े ना है। एक ही बार तो, दो ही बार तो फोर्थ फ्लोर क्लीन करेगा, ठीक है। और बच्चे कुछ खर्चे इनडायरेक्ट में आ गए। कैन यू गिव मी एग्जांपल ऑफ इनडायरेक्ट खर्चे? इसी को हम बोलते हैं ओवरहेड्स, इन सबको मिला के। इन सबको क्योंकि फिक्स है ना एक तरह से, तो इन सबको हम एक छत के अंदर ले आते हैं, ओवरहेड्स बोलते हैं।
लेबर के रिफ्रेशमेंट्स लेबर के अंदर ही आता है, वो तो लेबर में, हाँ लेबर एक्सपेंस जो एचआर वाले हैं ना उसको लेबर का ही खर्चा मानेंगे। हाँ यस, रेंट आ गया, फैक्ट्री का रेंट जो है वो फिक्स्ड हो। ठीक है, ये सब चीजें हमें फर्स्ट चैप्टर के अंदर पढ़नी है, एंड आई डिडंट वांट टू गो डायरेक्टली इनटू चैप्टर, क्योंकि आपको सिलेबस ही नहीं पता होता कैसे जाओ। पूरी कॉस्टिंग में एक बेस लाइन है कि हमें कॉस्ट पता लगानी है और पता लगाने का उसे कंट्रोल करना है, एंड दैट्स व्हाई वी हैव दिस सब्जेक्ट कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग, नॉट जस्ट कैलकुलेटिंग द कॉस्ट एंड रिकॉर्डिंग इट, एज वेल एज उसको मैनेज भी करना। ठीक है, अलग अलग तरह की कॉस्टिंग की जाती है। जैसे आपका पेप्सी वाले हैं बैच में बनाते हैं तो बैच कॉस्टिंग इस्तेमाल करते हैं। अब मैंने ऊपर आ गया ना, मैं दोबारा से शुरुआत में बताता हूँ, नहीं समझ में आता। पेट्रोल है, ये पेट्रोल वाले क्या करते हैं, ये प्रोसेस कॉस्टिंग इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि उनके प्रोसेस से वो गुजरते हैं, अलग अलग बॉइलिंग प्रोसेस अलग हो गया, कंप्रेस अलग हो गया। ठीक है, हो सकता है वो उसमें जो आपका एलपीजी आता है उसमें एक स्मेल नहीं होती, तो उसमें स्मेल डालते हैं जिससे कि अगर लीक कर जाए तो बंदे को पता चल जाए। ठीक है, और उसके बाद जैसे आपका गूगल टीसीएस है, दे गिव यू कंसल्टेंसी, सीए फॉर्म्स हो गई, सीएमए फॉर्म्स हो गई, सीएस फॉर्म्स हो गई, दे ऑल कम इन ऑपरेटिंग कॉस्टिंग। लगाना लगाए वो अलग बात है, बट कहीं पे अगर जैसे बड़े लेवल पे जाएगा तो दे मस्ट डू द कॉस्टिंग। इसको ऑपरेटिंग कॉस्टिंग बोल देते हैं। एक और पॉइंट ऑफ डिफरेंस बता देता हूं, ऑपरेटिंग कॉस्टिंग एंड ऑपरेशन कॉस्टिंग में फर्क होता है। ऑपरेशन कॉस्टिंग ना इसका दूसरा नाम है। अगर आप कभी आपको ऐसे ऑपरेशन कॉस्टिंग है ना, तो ऑपरेशन कॉस्टिंग मतलब एक प्रोसेस के बारे में बात कर रहे हैं, बट ऑपरेटिंग कॉस्टिंग दूसरा नाम है, सर्विस कॉस्टिंग। तो इसमें कंफ्यूज मत होना, यूजुअली ऑपरेशन कॉस्टिंग ना टर्म इस्तेमाल नहीं होती, बट ऑपरेटिंग कॉस्टिंग बिल्कुल होती है, डंके की चोट पे होती है। समझ में आया? ये आपका सिलेबस था। एबीसी कॉस्टिंग के बारे में जैसे मैंने बताया, दिस इज स्पेसिफिक टू सीए नॉट सीएमए के स्टूडेंट्स। ठीक है, चैप्टर में चले थोड़ा सा, देखो इतना भी शॉर्ट नहीं रखूंगा मैं। वैसे तो आपके लेक्चर्स जाएंगे 1.5-2 घंटे तक जाएंगे, जब प्रैक्टिस आएगी तब जाएंगे, वो शुरुआत के लेक्चर्स स्मॉल रहेंगे, एंड सिंस बिगिनिंग बहुत ज़्यादा बोरिंग हो सकती है, तो इसलिए मैं कोशिश करूंगा कि शॉर्ट करके ज़्यादा बोरिंग ना करूँ। ठीक है, वरना बच्चे छोड़ के भाग जाते हैं। एक्चुअली में शुरुआत में थोड़ा बोरिंग होता है कि थ्योरी है, जैसे ही प्रैक्टिकल शुरू होगा यू विल फाइंड इट इंटरेस्टिंग। सीएमए के बच्चे स्पेसिफिकली क्या है, उनको ये बेसिक पता होता है, बट स्टिल थोड़ा सुन लोगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि तुम फाउंडेशन में कॉस्टिंग पढ़ के आते हो तो तुम्हें पता होता है। सीए वाले बच्चों को कुछ नहीं पता होता, दैट्स व्हाई आई एम टेकिंग इट राइट फ्रॉम द जीरो। ठीक है, कॉस्ट क्या होती है, आई टोल्ड यू। कॉस्ट का मतलब होता है एक्सपेंडिचर, सारे खर्चे जो है। इकोनॉमिक्स में तुमने पढ़ा है कि आपका इकोनॉमिक कॉस्ट क्या होती है, एक्चुअल खर्चा जो पॉकेट से पे किया है वो, एज वेल एज आपका नोशनल। अब थोड़ी टर्म्स तो आई रिक्वेस्ट कि तुम्हें पता हो नोशनल का मतलब क्या है। नोशनल खर्चे हो गए, आप मान लो जो आपकी पॉकेट से नहीं निकले, इम्प्यूटेड इम्प्लाइड खर्चे। जैसे आपने अपने ही घर की जगह को, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, अपने घर की जगह को आपने इस्तेमाल कर लिया तो आपका रेंट नहीं आ रहा ना, अपने को आप रेंट दोगे क्या, तो दिस इज अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। सम डोंट अंडरस्टैंड कि अपॉर्चुनिटी कॉस्ट बोलते ही क्यों है। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट तुमने पढ़ा होगा ऐसे, सेकेंड बेस्ट अल्टरनेटिव पढ़ा है ना ऐसे। तो आप क्या, किसी ने आपको बोला कि आप 10,000 अर्न कर सकते हो, प्रोडक्ट ए बेचकर आप 10,000 अर्न कर सकते हो, एंड प्रोडक्ट बी बेचकर आप 15,000 अर्न कर सकते हो। पहली बात, कंपनी विल ट्राई टू सेल बोथ, बट कभी कभी ऐसी सिचुएशन आ रही है जहां हमको म्यूचुअली एक्सक्लूसिव रहना पड़ता है। बट इज द टर्म म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, एकमात्र एक ही को चुनना पड़ता है, बिकॉज हमारे पास स्पेस की कमी हो सकती है। ये सब ना मैं तुम्हें वहां जाके पढ़ाऊंगा, कॉस्टिंग के अंदर अंदर जाके, लिमिटिंग फैक्टर के अंदर जाके। कुछ फैक्टर्स हमारे लिमिट कर देते हैं। मेरे पास डिमांड आ रखी है, दिवाली के 2 महीने पहले से डिमांड बढ़ जाती है, क्योंकि पता है दिवाली पे कंपनियों के पास कितना काम होता है, तो 2 महीने पहले से प्रोडक्शन डबल कर देते हैं, मजदूर नहीं है। आ गया लिमिटिंग फैक्टर। सप्लाई मेरे पास बहुत है, डिमांड नहीं है मार्केट में, लिमिटिंग फैक्टर। डिमांड, सप्लाई बहुत है, डिमांड नहीं है मार्केट में। ठीक है, तो बहुत सारी चीजें ऐसी होती है, ठीक है, जिसकी वजह से हमें क्या करना पड़ता है, लिमिटिंग फैक्टर्स वगैरह ये सब देखने पड़ेंगे, जब आएंगे तब बात करेंगे इसमें। तो कंपनी के पास दो हैं, तो कंपनी किस पे जाना चाहेगी तुम्हारे हिसाब से, 15,000 पे। तो कंपनी को एक्चुअली में ये डिसीजन लेते वक्त एक्स्ट्रा कितना फायदा हुआ, तो वो हम कहेंगे 5,000 का, क्योंकि 10,000 तो वो एनीवे कमा ही रहा था प्रोडक्ट ए को बेचकर। उसके पास ऑफर आया कि हम आपको क्या करेंगे, 15,000 में ये प्रोडक्ट बेचने पे वो कर देंगे, ऑप्शन दे देंगे, तो आप 15,000 पे चले गए। तो ये नेक्स्ट बेस्ट ऑलरेडी आपने कमाया नहीं ना, सिंस यू लॉस्ट द बेनिफिट, एनी बेनिफिट लॉस्ट इज ऑल्सो एन एक्सपेंस, वो भी खर्चा है और वो कॉस्ट बन जाए।
इसलिए हम कॉस्टिंग में एक्चुअल के साथ साथ नोशनल भी करते हैं। और जब आप 10,000 कॉस्ट हो गई तो इनकम आपकी 15,000, जो आपकी खर्चा है वो कितने का, बेसिकली लॉस इज ऑल्सो आपका कॉस्ट, एक तरह से 5,000 का एक्स्ट्रा बेनिफिट हो रहा है तो आप चाहोगे। अगर 10,000 दोनों तरफ होते तो कोई फायदा ना होता, आप कभी मूव ना करते। ठीक है। इनफैक्ट कंपनियां तो मार्जिनली, अगर ज्यादा बड़ा गैप नहीं है तो वो मुझे कोई कहे कि मैं किसी एक बैच से मान लो 2,000 रुपए कमा रहा हूँ और दूसरा बैच अगर लेने से मुझे 21 तो कमाने को मिल रहा है, तो मैं क्यों इतना एफर्ट्स डालूं। प्रैक्टिकल लाइफ में आपको थियोरेटिकली तो ये होगा कि भाई 10 रुपए का भी अगर फायदा हो रहा है तो ले लो। प्रैक्टिकली 10 रुपए वो मेटीरियलिटी कॉन्सेप्ट आ जाता है उसमें। 10,000 रुपए के लिए मैं 10 रुपए के लिए मैं इतनी मेहनत करूँ या 100 रुपए के लिए मैं इतनी मेहनत करूँ। रिमेंबर ऑडिट के बहुत सारे कॉन्सेप्ट ऐसे हैं जो प्रैक्टिकल हैं। मेटीरियलिटी एक बहुत बड़ी चीज होती है जो आप प्रैक्टिकल लाइफ में करते भी आपको पता भी नहीं है, क्या इतनी चीज के लिए मैं क्यों एफर्ट्स डाल। ठीक है। हो सकता है कि बड़ा टीचर हो उसके लिए 2 लाख भी कुछ मेटीरियलिटी ना हो कि भाई मैं एक बैच को खत्म करके दूसरा बैच में 2 लाख एक्स्ट्रा मिल जाएंगे। वो कहेगा कि ये बैच तो एक बार या 2 बार चलेगा, उसके बाद आएगा भी नहीं। ये सब्जेक्ट ही पहली बार आया है, इंस्टीट्यूट ने डाला है, हो सकता है 2 साल बाद निकाल दे। मैं ऐसी एरिया में क्यों अपनी वो बांधू। वो कोशिश करेगा अपनी कैपेसिटी बढ़ा के उसको भी साथ साथ ले ले, उसको अपॉर्चुनिटी कॉस्ट बनने ही ना दे, उस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब कर ले। जैसे मैंने बोला ए और बी दोनों को सेल कर दो, वो ऐसी कोशिश करेगा रादर देन बी, ए को बंद करके बी स्टार्ट करना चाहिए। समझ में आया। तो कॉस्ट रेफर्स टू एक्सपेंडिचर जो आपका एक्चुअल भी है, नोशनल भी है, इनकर्ड और एट्रीब्यूटेबल टू गिवन प्रोडक्ट और सर्विसेज। इसका मतलब क्या है एट्रीब्यूटेबल का। तो अभी मैंने ओवरहेड्स के बारे में बताया आपको। ओवरहेड्स ऐसे खर्चे होते हैं जो स्पेसिफिक टू अ प्रोडक्ट ट्रेस नहीं किए जा सकते। जैसे कि तुमने बोला फैक्ट्री का रेंट। अब मेरे पास 2 लाख प्रोडक्ट बन रहे हैं, ठीक है, 2 लाख या 200 ले लें, 200 प्रोडक्ट मेरे बन रहे हैं। अब इसकी कॉस्ट निकालनी है। यूनिट कॉस्टिंग कहती है एक चीज का प्रोडक्ट की कॉस्ट निकालनी है। यूनिट मतलब एक, मान लो तुम क्या बना रहे हो, तुम यहाँ एलमेराज बना रहे हो, ठीक है, एलमेरा बना रहे हो तुम। अब एलमेरा की कॉस्टिंग करनी है तो आप 200 एलमेराज बना रहे हो, आपको एक की कॉस्टिंग निकालनी है। तो पहले आप 200 का टोटल करो, कितना मटेरियल लगा, ठीक है, कितने की आती है क्या अलमीरा, 20,000 की आती होगी, कोशिश करेंगे। ठीक है, यानी टोटल मेरा 40 लाख, 20,000 मान रहे हैं ना। मैं कॉस्ट पे ले रहा हूँ, सेलिंग प्राइस वगैरह की बात नहीं करेंगे। ठीक है, तो अभी इसमें से ले लेते हैं, मेरी 20 लाख तो मटेरियल में ही लग गए। ठीक है, लेबर में कितने लग गए, 15 लोग, 15 के 10 ले लो। मजदूर को भी तो देंगे बनाने के लिए, वेल्डिंग वेल्डिंग करेगा, उसके डिजाइन बनाएगा, उसका वो सारे बहुत सारे पेंट स्प्रे करेगा सब। अब आए ओवरहेड्स की बारी। अब ओवरहेड से ट्रेस ही नहीं हो पा रहे, तो हम क्या करेंगे, हम इसकी ट्रेसिंग मैं बताऊंगा जब ओवरहेड चैप्टर के अंदर आऊंगा ना। तो उसमें बहुत सारी चीजें बताऊंगा। तो मैं प्री डिटरमाइन रेट होता है, एक साल से पहले ही निकाल के रख लेते हैं। जब कोई कस्टमर आता है तो हम ये थोड़े ना बैठ के वेट करेंगे, यार रुक जाओ कॉस्टिंग कर लेना, वो भाग जाएगा इतनी देर में। हमें रेट फिक्स करके रखने पड़ते हैं पहले। जब रेट फिक्स करके रख लिए और जब कस्टमर आया, उसने मुझे ऑर्डर दिया, जब मैंने बनाना शुरू करा मेरी कॉस्ट तो कुछ और आ गई, स्टैंडर्ड वर्सेज एक्चुअल हो गई स्टैंडर्ड कॉस्टिंग। मुझे कुछ तो सेट करके रखना पड़ेगा ना पहले। आई कि नॉट, कुछ होते हैं जो कहता है रुक जा मैं कॉस्टिंग करके दे रहा हूँ ऑन द स्पॉट। ठीक है, वो शॉर्ट टर्म के लिए बहुत, लेकिन बड़े लेवल पर जब आपके आते हैं ऑर्डर्स तो यू हैव टू बी रेडी विद द कॉस्ट। तो आपने कॉस्ट निकाली, वो कितनी आ गई, 5 लाख। कितनी हो गई, 35 लाख की कॉस्ट हो गई। प्रॉफिट जोड़ा इसमें कितना, 5 लाख का। और ये 40 लाख के मेरे 200 एलमिराज बन गए, एक एलमिरा के कॉस्ट में पैसे। ठीक है, ये 200 की है, एक के हिसाब से निकाल लेना, डिवाइड बाय 200 कर देना। ठीक है, तो अपने आप ये पर यूनिट की भी आ जाए। ठीक है, यही कॉस्ट शीट का फॉर्मेट है, इन टोटल एंड पर यूनिट। ठीक है, जैसे 20 लाख है तो 10,000 इसकी आ गई, 10,000 का मटेरियल लगा, 5,000 का ये लगा, 2,500 का ये लगा, कितना आ गए, 17,500। और 2,500 की ये हो गई, 20,000 की कॉस्ट आ गई एक अलमीरा। कॉस्ट शीट का फॉर्मेट में पता चल गया। पर्टिकुलर्स, ये पर्टिकुलर्स कैसे ब्रेक होते हैं, एलिमेंट वाइज। अभी एक और क्लासिफिकेशन पढ़ाऊंगा इसी चैप्टर में, आज नहीं कल पढ़ेंगे थोड़ा सा। दैट इज, मैंने चैप्टर स्टार्ट नहीं करा अभी, मतलब बहुत सारी बेसिक इन्फॉर्मेशन तुम्हारे कहते हैं ना, वो बेसिक इंस्टॉलेशन कर रहा हूँ सॉफ्टवेयर की, फिर बाद में ठीक है तुम बड़े लेवल पे लोड हैंडल कर पाओगे। फंक्शनल क्लासिफिकेशन भी आएगी कॉस्ट, डिपार्टमेंट वाइज खर्चे डालने शुरू करेंगे। ये बोलो ना फंक्शनल क्लासिफिकेशन बोली कुछ ऐसे,
थ्रो कर दिया दिमाग में, जब आएगी तब, और एक एक चीज तुम्हें एक हर चीज मिलेगी, नोट्स वगैरह में सब मिलेगा, वो टेंशन में सब लिखा हुआ है। ठीक है, इससे ये थ्योरी चैप्टर है फर्स्ट वाला, इससे क्वेश्चन आता है, लेकिन यू डोंट हैव टू बी दैट सीरियस। इसको अपनी प्रायोरिटी लेवल में एंड में डालना है, क्योंकि तुम जो मेरे से पढ़ रहे हो ना, इससे आधी चीजें क्लियर हो जाएंगी तुम्हें। ठीक है, तो क्या बोल रहा था मैं, कि ये एट्रीब्यूटेबल का मतलब क्या है, तो हाउ डिड यू एट्रीब्यूट दिस। आपने 5 लाख का खर्चा कैसे निकाला, ये प्रोडक्ट वाइज ट्रेस हो रहा था क्या, नहीं, आपने सारे टोटल खर्चे जोड़े और उसका पर यूनिट में चेंज कर दिया, ऐसे आ गया आपका। ये तो आता ही, ये तो पर यूनिट आता ही आपका कितना मटेरियल लग रहा है, क्योंकि ट्रेस हो पा रहा है। यहाँ पे ट्रेस नहीं हो पा रहा तो हमने जुगाड़ लगा लिया, हमने टोटल करा और उसको स्प्लिट कर दिया। तुम कहोगे सर यहाँ भी तो ये हो रहा है, यहाँ ऐसा नहीं हो रहा, यहाँ पे आई नो एक उसके अंदर इतना मटेरियल लगा तो 20 के अंदर उतना ही लगेगा। हाँ, तुमने एक पढ़ा होगा इकोनॉमीज ऑफ स्केल करके इकोनॉमिक्स के अंदर, तो बड़े लेवल पर जाते हो थोड़ा बहुत फायदा हो जाता है, ठीक है, वो हो सकता है, उसको अभी इग्नोर कर रहे हैं। लेबर में भी होता है, लेबर आपका 8 घंटे के लिए तो क्या 8 घंटे काम ही करता रहता है, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग पढ़ाऊंगा, आवर्स पेड और आवर्स वर्क में फर्क होता है। 8 घंटे की पेमेंट मिलती है, काम वो 6 घंटे करता है, 2 घंटे का ब्रेक भी लेगा वो। ठीक है, 7 घंटे मान लो, 1 घंटे का तो ब्रेक मिलेगा ही मिलेगा उसके। उसके बाद वो जाके अपनी गर्लफ्रेंड को कॉल भी करेगा, बीच में वाइफ को करेगा, फिर आधा आधा घंटा उनमें लग जाएगा। ठीक है, मैं अभिषेक तो समझ में आया। ठीक है, तो एट्रीब्यूटेबल मीन्स व्हेन वी कैन नॉट ट्रेस समथिंग, तो वी विल फाइंड अ वे टू डिस्ट्रीब्यूट दैट एक्सपेंस ऑन द प्रोडक्ट। ठीक है, अभी जब तुम्हें इसका और क्लैरिटी मिलेगी जब मैं फंक्शनल क्लासिफिकेशन कराऊंगा ना, तो प्रोडक्शन प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में होती है, तो लेकिन एडमिन के और सेलिंग के खर्चे भी तो जुड़ते हैं। एडमिन कौन है, जो ऑफिस में बैठे हैं, जिस उनकी सैलरी जा रही है, तो उसका खर्चा भी तो हम कहां से निकालेंगे, प्रोडक्ट बेच के। तो वो सारे खर्चे जोड़ के हम उधर ट्रेस करते हैं किसी तरह से, वो ट्रेसिंग करना मैं ओवरहेड चैप्टर के अंदर बताऊंगा। ठीक है, एनीवे देखो कुछ बहुत सारी चीजें ना मैं तुम्हें पहले ही बता चुका हूँ, और ये मेरी आदत है धीरे धीरे बात करके, कि कॉस्टिंग, मेरी डिग्री भी है इसमें, तो मैं स्पेसिफिकली मैंने इसको बहुत एफर्ट्स डाले हैं कॉस्टिंग को सिंप्लीफाई करने की। तो बहुत सारी चीजें, जैसे कॉस्ट शीट का फॉर्मेट पहले ही बता दिया थोड़ा बहुत है, कि टोटल में आता है एक पर यूनिट में, जब वहाँ आएगा ना इट विल यू विल फाइंड इट इजी। देखो अब एक एग्जांपल देख लो, टू प्रिपेयर अ फर्नीचर फॉलोइंग एक्सपेंसेस मे बी इन्वॉल्व, वुड है, टूल्स हैं, लेबर है और बचे कुचे खर्चे हैं। इन सबको जोड़ा आपने, कितने की कॉस्ट आई इसकी, 850 की। 850 की कॉस्ट में आपने प्रॉफिट जोड़ा, एंड यू कैन सेल इट फॉर 1000, और यू मे सेल इट 1100, और यू मे सेल इट फॉर 1200, वो आपकी यहीं पे आ जाती है मैनेजमेंट। आप जो बेसिकली एमबीए वगैरह करते हैं, उनकी स्ट्रैटेजीज वगैरह उनको समझाई जाती है, वो यही तो होती है कि यू विल सर्वे द मार्केट एंड फाइंड कि लोगों की परचेजिंग पावर कितनी है, उसके हिसाब से तो प्राइस सेट करोगे। ठीक है, आजकल वो ईएमआई वगैरह आ गया, ईएमआई वगैरह का सिस्टम आज के बहुत पहले से, तो ईएमआई का सिस्टम क्या करता है, परचेजिंग पावर बढ़ाता है। उतना पैसा ना होने के बाद भी वो क्या करता है, टाइम का इस्तेमाल करके दे विल अलाउ यू टू परचेज समथिंग। भाई आईफोन तो चाहिए, और ये वो 3 वाला तो चाहिए, ये वाला 2 वाला होगा तो गरीब लोग, छपरी लगोगे ठीक है, ये टर्म्स बहुत जरूरी है। कॉस्ट खर्चा है, कॉस्टिंग क्या है, रन करना है, रनिंग, समझ में आ रहा है, ऐसे कॉस्ट एंड कॉस्टिंग। कॉस्टिंग देखो, सीमा इंस्टीट्यूट जो है इंडिया का नहीं है, ठीक है, उस ये आपका स्पेसिफिकली कॉस्ट एरिया में ये रिकमेंडेशंस देते रहते हैं अपनी, एंड दे सेड कि कॉस्टिंग टर्म को ना कभी भी अकेले इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। वैसे कॉस्टिंग है क्या, पहले समझ लेते हैं। कॉस्ट पता लगाने का तरीका, बट कौन से तरह की कॉस्टिंग है, कहता है इट शुड बी यूज्ड विद एन एडजेक्टिव, उसे एडजेक्टिव के साथ इस्तेमाल करना चाहिए। जैसे कि आपका स्टैंडर्ड कॉस्टिंग, स्टैंडर्ड सेट करके कॉस्ट का पता लगाना, कॉस्ट को कंट्रोल करना। ठीक है, प्रोसेस कॉस्टिंग, एक प्रोसेस की कॉस्ट निकालना। कॉस्ट पता लगाना तो हमें भी समझ में आता है, लेकिन किसकी कॉस्ट पता लगा, वो आपको एक उसका एट्रीब्यूट उसके साथ अटैच करना है। नेवर यूज कॉस्टिंग अकेले में। ठीक है, बैच कॉस्टिंग, जॉब कॉस्टिंग, कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग, मार्जिनल कॉस्टिंग, एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग, एबीसी कॉस्टिंग, ये सारे टर्म्स आपके आगे चल के आने हैं, चैप्टर्स के नाम में भी आएंगे, और ये टेक्निक्स वगैरह भी होने वाली है। ठीक है, यू विल एंजॉय दिस। कॉस्ट अकाउंटिंग क्या है, अकाउंटिंग टर्म आते ही यू अंडरस्टैंड कि क्या होने वाला है, कुछ रिकॉर्डिंग वगैरह होने, खातेदारी होने वाली है। ठीक है,
तो कहता है गैदरिंग ऑफ कॉस्ट इन्फॉर्मेशन, ये पढ़ा था तुमने, मैं इसलिए कह रहा हूँ ये शुरुआत में बोरिंग लगता है, तो मैं आप जो चीज बता चुका ना मैं जल्दी खत्म करूंगा। कॉस्ट का इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करोगे, तुमसे मैंने पूछा कि भाई एक आर्मी रेजिमेंट है, आर्मी रेजिमेंट क्या करता है, बार्बर को बुलाता है, सारे जितने भी आर्मी मैन होते हैं उनके बाल कटते हैं वीकली, ठीक है, एक रेजिमेंट का 6,000 का खर्चा आता है, 20 रेजिमेंट है, निकाल लो कितना खर्चा आएगा, समझ में आ रहा है। हमने क्या करा इसके लिए, पहले हम क्या करेंगे, इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करेंगे कितने आर्मी मैन है भाई, कौन से दिन, और ये 2 बार कर रहे हो क्या बाल कट, कोई ऐसे हैं जिनके बाल जल्दी ग्रो करता है 2 बार भी कट करने पड़ जाते हैं, वो इन्फॉर्मेशन गैदर करना। ऐसी कंपनी कैसे करेगी, ये तुमने सर्विस कॉस्टिंग की बात बता दी तुम्हें कि भाई सर्विस ले रहे हो किसी से, तो चलो सर्विस कॉस्टिंग तो नहीं बोलेंगे इसमें, बार बार क्या ही अपनी कॉस्टिंग करेगा, वो तो बता देगा भाई मेरा ये रेट है, बात खत्म है। बड़े लेवल पर सोचो, ऐसी पेप्सी है, बिंगो चिप्स बन रहे हैं, क्या मसाला लग रहा है, उसकी कॉस्ट क्या लग रही है, ग्राइंडिंग की क्या लग रही है, उसको ग्राइंड कर रहे हो तुम, बिल्कुल महीन पाउडर बना रहे हो, समझ में आ रहा है? फिर उसके बाद उसको मतलब फ्राई कर रहे हो चिप्स वगैरह को, सारे जो प्रोसेसेस हैं ये सब है, तो क्या इन्फॉर्मेशन को गैदर करो, गैदर करने के बाद उस इन्फॉर्मेशन को रिकॉर्ड करो, रिकॉर्ड करने के लिए वी विल स्टडी वन चैप्टर कॉस्ट अकाउंटिंग सिस्टम्स, इंटीग्रेटेड नॉन इंटीग्रेटेड, कैसे रिकॉर्ड करते हैं वो बताऊंगा तुम्हें। वो चैप्टर में बच्चे बहुत डरते हैं, मैं बहुत अच्छे तरीके से कराऊंगा, मैं अपनी तारीफ करता रहूंगा बीच में, मुझे बहुत अच्छा लगता है कॉस्टिंग क्योंकि मैं लिटरली बता रहा हूँ, मेरे पास वो बच्चे भी आए जो फेल हो के आए हैं कॉस्टिंग में और वो पास हुए हैं, फिर अब तुम्हारे ऊपर है कि तुम कितने अच्छे नंबर लेकर आओ, ठीक है। कॉस्टिंग इज नॉट जस्ट अबाउट राइट आंसर, इट्स अबाउट प्रेजेंटेशन, इनफैक्ट एनी जहाँ पे अकाउंटिंग आ, ये वाला अकाउंट्स भी है, फाइनल में एफआर भी है, सब जगह पे है कि प्रेजेंटेशन इज इम्पोर्टेंट, ये सीख लोगे तो तुम कभी नहीं बोलोगे मैं तो 90 करके आया था मेरे इतने क्यों आए। प्रेजेंटेशन और फुल तो आते नहीं है, तुम्हें भी पता है उनकी भी आदत बेकार है, अपने पे सारा ब्लेम क्यों लेना। अगर 95 प्लस किया तो क्या दो 95 प्लस लोगे तो चलो ठीक है, कुछ भी नहीं तो छोटा टीचर हूँ मैं, इतना ज्यादा वो नहीं, एनीवे फिर आप स्टैंडर्ड फिक्स करते हो, स्टैंडर्ड फिक्स करने के बाद आप क्या करते हो, उसको एक्चुअल से कंपेयर करते हो, वाई डू कंपेयर विद एक्चुअल, सो दैट नेक्स्ट टाइम गलती ना हो, ठीक है। एंड फाइंडिंग एंड फिक्सिंग द प्राइसेस, फाइंडिंग द कॉस्ट एंड फिक्सिंग द प्राइसेस, आई टोल्ड यू कॉस्ट का पता लगाना, प्रॉफिट जोड़ना एंड उसमें सेलिंग प्राइस डिटरमाइन करना, कोई नहीं कोई नहीं, नेक्स्ट, कुछ नहीं होगा कुछ, ठीक है। कॉस्ट अकाउंटिंग, जैसे आपने पढ़ा था अकाउंटेंसी, कॉस्ट अकाउंटिंग अकाउंटेंसी, कॉस्ट अकाउंटेंसी आपने क्या पढ़ा था, द होल नॉलेज, वो सारे सिद्धांत, सारे प्रिंसिपल्स, सारी टेक्निक्स, सारे मेथड्स का इस्तेमाल करके कॉस्टिंग करना, कॉस्ट को कंट्रोल करना है, कॉस्ट अकाउंटेंसी, ठीक है। ज़्यादा बेसिकली क्या, सिंपली डिसीजन मेकिंग में हेल्प करता है बात, व्हेन यू इन्वॉल्व डिसीजन मेकिंग एंड यूज ऑल दोस टूल्स टू डू द कॉस्टिंग, कॉस्ट अकाउंटेंसी है, ठीक है। मैनेजमेंट अकाउंटिंग क्या है ये, मैनेजमेंट टर्म जब भी आएगी ना डिसीजन मेकिंग ले आना अपने दिमाग में बस, ठीक है, क्योंकि तुम जैसे मैनेज करोगे हो सकता है वो मैनेज ना करे, हो सकता है तीसरा मैनेज ना करे, हो सकता है चौथा मैनेज ना करे, समझ में आ रहा है। तो मैनेजमेंट अकाउंटिंग इज यूज ऑफ नॉट जस्ट कॉस्ट अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन बट एज वेल एज द इंफॉर्मेशन फ्रॉम फाइनेंशियल अकाउंटिंग एंड अदर फील्ड्स, ठीक है। तो आपके पास जितने भी टाइप के आपकी कॉस्टिंग है, अकाउंटिंग है, जितने भी हैं, आप हर तरह की इंफॉर्मेशन का इस्तेमाल करके यू टेक द राइट डिसीजन, समझ में आया। वो डिसीजन आपको कंपनी के ऑब्जेक्टिव के हिसाब से लेना ना, हर मैनेजर का ऑब्जेक्टिव अलग हो सकता है, तो एक कंपनी में काम कर रहा है दूसरी कंपनी में जाकर तेरा ऑब्जेक्टिव चेंज हो जाए, उस ऑब्जेक्टिव के हिसाब से काम करना। और ये याद रखना मैनेजमेंट अकाउंटिंग में सिर्फ कॉस्ट अकाउंटिंग की रिपोर्ट्स यूज नहीं होती कि भाई कॉस्ट शीट उठा ली या बजट की रिपोर्ट उठा ली और देख ली और हो गया, बजट बनाओगे ना भी तुम आगे चल के उसकी रिपोर्ट उठा ली और देख लेना, ना ना ना, मैं ये भी देखना फाइनेंस वाला अपना अच्छे से मैनेज हो, हमारा उतना फाइनेंस भी है ही नहीं है, मैं तो अपने बजट बनाए जा रहा हूँ, फाइनेंस है नहीं हमारे पास। इकोनॉमिक्स, सप्लाई डिमांड, ये सब मार्केट में आप फोरकास्टिंग वगैरह करते भी तो करना है, बजट में पढ़ाऊंगा फोरकास्टिंग और बजट में क्या फर्क होता है, और फोरकास्टिंग इज अ टूल यूज टू बजट एज वेल, इस्तेमाल होता है, ठीक है। प्रिजर्व द वैल्यू ऑफ स्टेक होल्डर्स, ऐसे आपको डिसीजन लेना है कि अल्टीमेटली जो हमारी कंपनी से अफेक्ट होते हैं, ठीक है, आई एम नॉट जस्ट टॉकिंग अबाउट शेयर होल्डर्स, स्टेक होल्डर्स में हर कोई आता है, हर कोई जो हमारी कंपनी से कनेक्ट होता है, चाहे वो कस्टमर्स हो, चाहे गवर्नमेंट हो, चाहे पब्लिक एट लार्ज हो, ठीक है, ये सब लोगों को फायदा, ऐसा डिसीजन हमें लेना है, हम ऐसा डिसीजन ना ले कॉस्ट बचाने के चक्कर में पता चला सारा वेस्ट किसमें डाल दिया, पानी में, और लोग बेचारे उस पानी को पी के उनको कैंसर हो गया, आई थी पीछे इन्फॉर्मेशन की लोगों को कैंसर होना शुरू हो गया, वेस्टेज, अनट्रीटेड वेस्ट डालते हैं पानी में,
लोग पीते हैं, उनको बीमारी होती है। समझ में आई बात? सोशल कॉस्ट वगैरह ये सब। तो अल्टीमेटली मैनेजमेंट जो करती है वो इंफॉर्मेशन, नॉट जस्ट कॉस्ट इन्फॉर्मेशन का इस्तेमाल करती है, वो अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन, आपका पब्लिक इन्फॉर्मेशन हो गई, जो इंटरनेशनल न्यूज़ चल रही है उन सबका इस्तेमाल करके, पैटर्न हो गए, शॉपिंग पैटर्न्स हो गए, ट्रेंड्स हो गए, इन सबका ध्यान रखे फिर डिसीजन। भाई दिवाली आने वाली है, आप सामान बना के रखो, भले अभी डिमांड नहीं, आगे तो आने वाली है। ठीक है, दोनों डाटा का इस्तेमाल करते हैं, फाइनेंशियल एंड नॉन फाइनेंशियल। कस्टमर कितने हैं और कस्टमर का टेस्ट क्या है, टेस्ट इज नॉन फाइनेंशियल। समझ में आया? इसके बाद ये प्रेजेंट के साथ साथ फ्यूचर पे फोकस्ड होती है। प्रेजेंट पे तो होती है, लेकिन फ्यूचर पे ज्यादा होती है कि आगे क्या करना है। ठीक है, कॉस्ट अकाउंटिंग इसका बेस होता है, इसके बिना नहीं हो सकती। हम वी आर सेइंग कि मैनेजमेंट अकाउंटिंग हर इंफॉर्मेशन इस्तेमाल करते हैं, बट कॉस्टिंग इसकी सबसे प्राइमरी इंफॉर्मेशन सोर्स होती है। समझ में आई बात? तो तुम पहले पार्ट में ना कॉस्ट अकाउंटिंग समझोगे, एंड लेटर पार्ट में यू सी मैनेजमेंट अकाउंटिंग। सीएमए के बच्चे स्पेसिफिकली, क्योंकि अभी तो शुरुआत तो सेम है, बाद में इनका मैनेजमेंट अकाउंटिंग अलग ग्रुप में है जाके, तो वहाँ पे स्प्लिटिंग हो जाती है। कुछ चैप्टर्स कॉमन भी है, दोनों जगह आते हैं, जैसे बजट हो गए, दोनों जगह कॉमन है। ठीक है, ये सब दोनों जगह पढ़ते हैं एनीवे। और इसका कॉस्ट अकाउंटिंग से वाइडर, ऑब्वियसली कॉस्ट अकाउंटिंग इज द बेस फॉर मैनेजमेंट अकाउंट। समझ में आई चीज? चलो, अब तुम अपने आप बता दोगे अगला नोट क्या है इसका। देखो फटाफट से, मैंने नोट्स में तोड़े हुए चैप्टर ना। ये है आपका ऑब्जेक्टिव्स ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग। बता सकते हो ऑब्जेक्टिव्स क्या है? क्या क्यों करते हो कॉस्ट अकाउंटिंग? कॉस्ट पता लगाने के लिए, प्राइस फिक्स करने के लिए, दोनों के बीच क्या था? प्रॉफिट बताई थी इक्वेशन के थ्रू। ठीक है, एक बार कॉस्ट पता लग जाए तो उसको क्या करना है? हाउ डू कंट्रोल इट? प्री डिटरमाइन स्टैंडर्ड से कंपेयर करके वेरिएशंस लेके आनी है और फिर उसके बेसिस पर एक्शन लेने हैं। जैसे कि आई गिव यू एग्जांपल, हमने सोचा था कॉस्ट 10 आएगी, आ गई 11, तो अब क्या करें? उनकी सैलरी से काटें? एम्प्लॉयज की गलती की वजह से, जिसकी गलती है उसको तो ब्लेम करेंगे ही करेंगे ना। नेक्स्ट टाइम विल टेक स्ट्रिक्ट एक्शंस कि क्यों ये बंदा घर पहले चला गया। वहां पे जाके आप देखोगे कि उनके जो पंच इन एंड पंच आउट के जो टाइमिंग है, ये लेबर कॉस्टिंग में पढ़ोगे, टेक्निक्स होती हैं अलग अलग। जैसे देखो बहुत जगह थंब से अटेंडेंस ली जाती है, हाँ बायोमेट्रिक से, बायोमेट्रिक्स पे चीट किया जा सकता है। ठीक है, चीट तो हर सिस्टम को किया जा सकता है। तुमने रजिस्टर वाला सिस्टम रखा है, तुम्हारा दोस्त बन गया, जा मैं लगा दूंगा, प्रॉक्सी लगा दी। ठीक है, एनी वे दिस इज द स्कोप। समझ में आया? देखो आप पढ़ते वक्त भी डिफिकल्ट नहीं लगे, क्योंकि ये हमें क्या है, तुम जहां सोचोगे इस चीज को स्किप कर दो, वहीं पे दिक्कत है। स्किप नहीं करना, पढ़ना है। इसमें कैसे किया जाता है? 4 स्टेप्स क्या है? पहले स्टैंडर्ड सेट किया जाता है, स्टार्टिंग एक्टिविटी है। ठीक है, इसके बाद एक्चुअल परफॉर्मेंस को मेजर किया जाता है, अलग अलग टूल्स होते हैं परफॉर्मेंस को मेजर करने के, उनको कंपेयर किया जाता है, और फिर क्या फाइंड किया जाता है? वेरिएशन। और वेरिएशन के बाद क्या लिया जाता है? एक्शन लिया जाता है। पता है तुम्हें सारी चीजें? ठीक है, बस मैं आज यहां तक करूंगा, आई विल नॉट गो टू कॉस्ट अकाउंटिंग। ये अगला टॉपिक में नहीं जाएंगे, स्कोप ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग लिमिटेड में ही जाएंगे। देखो इधर, खेलना बंद करो, बैठ जाओ चुपचाप। कुछ नहीं हुआ, चलो बैठो। कॉस्ट रिडक्शन एंड कॉस्ट कंट्रोल, ये दो चीजें आपकी बहुत जरूरी है। मैंने अभी कॉस्ट कंट्रोल बताया। कॉस्ट कंट्रोल में क्या होता है? यू सेट द स्टैंडर्ड्स, कंपेयर द एक्चुअल परफॉर्मेंस विद इट, फाइंड द डिविएशन, वेरिएशन फाइंड करते हो क्यों गैप आया, और उसको फिर दोबारा रिपीट ना हो। कभी कभी ऐसा होता है कि दोबारा रिपीट होगी, तो आप अपना स्टैंडर्ड रिवाइज करो। फिर स्टैंडर्ड कॉस्टिंग में जाके पढ़ेंगे, स्टैंडर्ड्स ऐसे नहीं चाहिए प्रैक्टिकल हो। एक दिन में पूरा कोर्स कर दूंगा, ये सिर्फ एंथुजियाज्म है, नहीं हो सकता। स्टैंडर्ड ऐसा सेट करो जो अचीव भी हो सके। स्टैंडर्ड हमेशा टाइम बाउंड होना चाहिए, नंबर्स नहीं होना चाहिए, और टाइम बाउंड होना चाहिए। मैं इस हफ्ते इस समय तक पूरा कर लूंगा। यू मस्ट ऑलवेज मेक शेड्यूल्स, आपका टाइम बाउंड होने चाहिए, और उसमें फिर उसको फॉलो अप कर, शॉर्ट छोटे छोटे उसमें, ये सब स्टैंडर्ड कॉस्टिंग में पढ़ेंगे जाके जो भी है। कॉस्ट कंट्रोल बता दिया, बट इस कॉस्ट रिडक्शन, कॉस्ट को कम करना है तो ट्रांसलेशन हो गई इसकी। देखो 10 रुपए मेरी कॉस्ट आती थी यूजुअली, दिस वाज माय स्टैंडर्ड। एक्चुअली में कॉस्ट आई 12 रुपए। कॉस्ट को कम करने के लिए मैंने एक फीचर उड़ा दिया अपने प्रोडक्ट के अंदर से। लेट्स से कि हम फोन बनाते थे, वो फोन हमारा 20,000 में बन जाता था, 25 में हम सेल करते थे। सेलिंग पे हम फोकस नहीं करेंगे, विल फोकस ऑन कॉस्ट।
आज इस बार वो क्या है कि वो मेरा 21,000 में बन रहा है, एंड यू नो कि इससे आपका प्रॉफिट डाउन होगा कि सेलिंग प्राइस इज नॉट यूजली चेंज्ड, जल्दी ये चेंज नहीं किया जाता। आपने क्या करा है 1,000, क्योंकि डिविएशन आई है 1,000 रुपए की, 1,000 की डिविएशन आई है, तो आप क्या करोगे इसको कंट्रोल करने के लिए? एक्शंस लोगे। तो आपने क्या करा, एक फीचर उड़ा दिया अपने प्रोडक्ट में से। क्या होगा? यू रिड्यूस द क्वालिटी। दिस इज नॉट कॉस्ट रिडक्शन। कॉस्ट रिडक्शन इसे नहीं कहते। कॉस्ट रिडक्शन क्या होती है? रियल एंड परमानेंट रिडक्शन इन द कॉस्ट पर यूनिट। अपने प्रोडक्ट की पर यूनिट कॉस्ट में रिडक्शन लेके आना, लेकिन विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग द क्वालिटी, विदाउट इम्पेयरिंग द क्वालिटी। एंड हाउ डू यू डू इट? ये तुम्हारा इंस्टीट्यूट इस लेवल पर नहीं समझाता, बट इसके लिए बिजनेस प्रोसेस री इंजीनियरिंग, काइजन, कॉस्टिंग, ऐसे सब तुम सेल पेस वगैरह में पढ़ोगे आगे चल के, या सीएमए वाले फाइनल में जाके पढ़ेंगे, या अपना मैनेजमेंट अकाउंटिंग में जाके पढ़ेंगे थोड़े बहुत। पर यूनिट में बोला ना, प्रोडक्ट यूनिट बढ़ा के क्या करोगे तुम? पर यूनिट में तो वो उतना ही बन रहा है, 21,000 इंटू जितना प्रोडक्ट बनोगे कर लो। तुम कह रहे इकोनॉमीज ऑफ स्केल का फायदा ले ले। इकोनॉमिक्स ऑफ स्केल का फायदा हर जगह थोड़ा ना मिल सकता है। जो चीज स्केल अप हो सकती है उसी का तो फायदा मिलेगा, कि भाई ठीक है आपको ट्रेड डिस्काउंट मिल गया, वही मिल सकता है। हर जगह इकोनॉमिक्स ऑफ स्केल का फायदा नहीं मिलता ना। अब आप मटेरियल ले रहे हो ऑन क्रेडिट, आपके पास सीसी लिमिट होती है, स्टॉक ऑडिट होती है कंपनीज की। स्टॉक ऑडिट करने जाओगे तुम, अब जब आगे ट्रेनिंग वगैरह करोगे, तो स्टॉक ऑडिट में क्या होता है कि वो दे ट्राई टू चेक कि स्टॉक अप्रोप्रिएट है नहीं, तभी तो बैंक उनको लोन देगा, क्योंकि दे नीड वर्किंग कैपिटल। एफएम में पढ़ोगे, फाइनेंशियल मैनेजमेंट जो आपका टॉपिक है, वर्किंग कैपिटल डेली के लिए उनको पैसा तो चाहिए ना। अब कोई कंपनी ऐसा नहीं कि डेली अपना जो कमा रही है उसी से सामान बना रही है, वो लोन लेती है बैंकों से। अब उस लोन का रेट महंगा होगा, क्या कर लोगे तुम इकोनॉमिक्स ऑफ स्केल से? देयर आर सर्टेन फैक्टर्स दैट आर नॉट इन योर कंट्रोल, स्पेसिफिकली मैक्रो इकोनॉमिक फैक्टर्स आपके कंट्रोल में नहीं होते। तो हाउ डू यू मतलब कॉस्ट को कम करना, एक बार कम कर दिया, बार कम कर दिया, कॉस्ट रिडक्शन नहीं है। कॉस्ट रिडक्शन होती है परमानेंट। ऐसा नहीं है कि मैंने प्रोडक्ट इस बार क्या करा है, इस बार एफर्ट्स डाल के वो कॉस्ट को मैं 20 पे ले आया, अगली बार फिर वो 22 पे चली गई, तो ये कॉस्ट रिडक्शन कैसे हुई? कॉस्ट रिडक्शन है कि 20 पे ला और 20 पे टिके रहे। हाउ डू यू डू इट? बाय इंप्रूविंग योर क्वालिटी बियॉन्ड सच स्टैंडर्ड कि आपकी जेन्युइनली कॉस्ट रिडक्शन हो जाए। जैसे कि आपका अब पेट्रोल महंगा हो गया है, कुछ महंगा हो गया, तो आपने इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेज यूज करने शुरू कर दिए और सोलर लगा दिया। इससे आपका क्या होगा कि वो पेट्रोल का जो अगर इंक्रीज हो भी जाए ना मैक्रो इकोनॉमिक फैक्टर, तो यू कंट्रोल्ड इट। कॉस्ट कंट्रोल क्या होता है? इट इज एन एक्शन। ठीक है, मेरा ये इमीडिएट एक्शन होता है कि मेरा स्टैंडर्ड क्रॉस हो गया, बट परमानेंटली कॉस्ट रिड्यूस करके रखना, जिससे क्वालिटी, कोई फीचर नहीं रिमूव करा आपने, क्वालिटी कॉम्प्रोमाइज नहीं करी, कपड़ा खराब दे दिया या कुछ दे दिया। ऐसा नहीं कि सस्ते के चक्कर में मैगी ने लेड मिलाना शुरू कर दिया उसमें कि टेस्ट आएगा, ऐसा कुछ नहीं है। समझ में आया? ऐसा कोई क्वालिटी इंपेयर नहीं करनी। इंपेयर मतलब खराब नहीं करनी है। यू रिड्यूस, हाउ डू यू रिड्यूस इट? बाय हायरिंग सच पीपल। अभी लग रहा है कि आप एक्स्ट्रा पे कर रहे हो उनको, महंगी मशीन खरीद ली 2 करोड़ रुपए की, बट इसका फायदा आपको 10-20 साल तक होगा। खुद बना रहे हो प्रोडक्ट, बाहर से लेना ही बंद कर दे कि महंगा बिक रहा है। बहुत सारी कंपनियां ऐसा करती है, जब उनको आउटसोर्सिंग महंगी पड़ जाती है ना, वो इन हाउस बनाने की कोशिश करती है। बहुत सारी कंपनी अपनी बिजलियां इन हाउस बना रही है, और सोलर का जब से सिस्टम आया इन हाउस कर लेते हैं बहुत सारी कंपनियां। हॉस्पिटल्स हैं, सब अपनी छतों पे सोलर लगा दिया, क्योंकि ठंडा भी रहेगा छत, साथ साथ बिजली बनेगी, क्योंकि हॉस्पिटल्स का तो बिजली का बिल बहुत आता है। समझ में आई बात? तो आपको कॉस्ट रिड्यूस करनी है। रिड्यूसिंग इन कॉस्ट इज नॉट कॉस्ट रिडक्शन। कॉस्ट रिडक्शन एक फिनोमेना है जो आपकी कॉस्ट को परमानेंट तरीके से रिड्यूस करता है, नॉट टेम्पररी, कि एक दो दिन के लिए रिड्यूस हो गया, ना ना ना, वो नहीं। कि भाई ठीक है कि चाट वाले भैया के जो पत्ते हैं वो महंगे आ रहे हैं, तो उन्होंने क्या करा, फिर टेम्पररी दूसरे पत्ते ले लिए, ठीक है, बट उससे उन लोगों को बीमारियां हो रही हैं, कुछ हो रही हैं। ये तो गलत हो गया ना, क्वालिटी कॉम्प्रोमाइज हो गई, पत्ते छोटे ले लिए, गलत है ये। साइज छोटा करना, क्वालिटी में इंपेयरमेंट करना, ये सब नहीं कॉस्ट रिडक्शन होती है। कॉस्ट रिडक्शन इज परमानेंट। और ये कैसे होता है, ये सब तुम जब आगे एडवांस लेवल पे जाके पढ़ोगे, जापानीज टेक्निक्स वगैरह, जैसे काइजन कॉस्टिंग हो गई। एक रेवोल्यूशनरी चेंज अपने अंदर लाना, अपने प्रोसेस को ही हिला देना पूरा, कि भाई ठीक है हम पूरा रीराइट करेंगे सिस्टम को दोबारा से। जो छोटी छोटी गलतियां हम जो अभी अडेप्ट कर चुके थे उनको रिमूव करने के लिए रेवोल्यूशनरी चेंज हमें लेके आना पड़ेगा। ठीक है, इतना कि डिफेक्ट्स रिमूव करो अपने आप से। आधे कॉस्टिंग में आपकी बढ़ने का तरीका, पर्पस, ये कॉस्ट बढ़ने का पर्पस क्या है आपका? डिफेक्ट्स बहुत आ रहे हैं, उनको रिड्यूस करने की कोशिश करो ना, नहीं आएंगे आगे।
तो टोटालिटी के जगह हम पर यूनिट में बात करते हैं। पर यूनिट प्रोडक्ट मेरा अगर कॉस्ट रिड्यूस होगी तो वो अच्छा, और ये ना आपकी एक विजन होनी चाहिए हर कंपनी की कि ठीक है ओवर द पीरियड में कॉस्ट रिड्यूस करनी चाहिए, ना कि इंक्रीज करनी चाहिए। ठीक है, इसके पीछे एक सोच है कॉस्ट रिडक्शन के पीछे कि कोई भी कॉस्ट मिनिमम नहीं होती। आप प्रेशराइज करके यू कैन रिड्यूस द कॉस्ट, बट डोंट फॉरगेट कि क्वालिटी इंपेयर नहीं कर सकते। बहुत सारी कंपनी वो जो ये फूड वाले होते हैं, वो आपने देखा होगा मैकडी वगैरह में जाते हो तो दे यूज इलेक्ट्रिकल बॉयलर्स या वो जो फ्रायर्स होते हैं, उससे बहुत कॉस्ट बचती है उन लोगों को। ठीक है, ऑयल तो वो यूज होगा, लेकिन वो जो नीचे भट्टियां वगैरह जलाएंगे उससे तो बेटर ही है। ठीक है, या फिर ये भी होता है कि फोन तो वही चल रहा है 12 GB की जगह 8 GB रैम पे। तो क्वालिटी इंपेयर कर दी ना, 12 GB की जगह 8 GB देके तो तुमने 12 GB दे रहे हो, 12 GB। अब ठीक है रैम के प्राइसेस इंक्रीज कर गए, हाउ कैन यू मैनेज इट? वहां जहां पे कंट्रोल नहीं हो सकता उसकी जगह कहीं और कंट्रोल करो, इससे ओवरऑल प्राइस आपका ना इंक्रीज। समझ में आया? और कभी कभी ऐसा होता है कि नहीं कर पाते, फिर तो ये तो सोच है कि हमें अपने प्रोडक्ट की कॉस्ट मिनिमम रखनी है, बिकॉज जो भी बचेगा वो मेरा पूरा प्रॉफिट होगा, कि सेलिंग प्राइस जल्दी से नहीं होगा। एक कंपनी का सेलिंग प्राइस इंक्रीज कर रही है तो फिर वो यूजली तब होता है जब सब लोग कर रहे हैं, जैसे फोन के प्राइसेस में होता है। ठीक है, इंक्रीज हुए तो एक साथ साथ इंक्रीज हो, वन प्लस ने करे हैं पास में 13-14 हजार रुपए प्राइस इंक्रीज करे हैं। हाँ, आप ये सही बोला इसने कि बैटरी में किसी और से ले रही थी, आज मैंने नई बैटरी की टेक्नोलॉजी, ठीक है मुझे अभी महंगी पड़ रही है बट लॉन्ग टर्म में मुझे वो फायदा देगी, मेरी कॉस्ट रिड्यूस हो जाएगी। मैंने अपना कॉन्ट्रैक्ट ही हो सकता है कॉन्ट्रैक्ट तोड़ने का मुझे पेनल्टी देनी पड़ी सामने वाली पार्टी को, बट दैट्स फाइन बिकॉज लॉन्ग टर्म में मुझे नुकसान ही देगी। ऐसे देखो जैसे आपका ये आ गया वैल्यू चेन एनालिसिस, माइकल पोर्टर का, ये एसएम में पढ़ोगे स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट में। एक सब्जेक्ट आएगा आपका स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट ग्रुप 2 के अंदर, और सीएमए वाले बच्चों का भी आएगा स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट, उनका भी ग्रुप 2 में ही है। ठीक है, तो उसके अंदर तुम ये सब सब्जेक्ट टॉपिक पढ़ोगे, वैल्यू चेन एनालिसिस। अपने पूरे सारी बिजनेस की एक्टिविटीज को तोड़ दो तो तुम्हें दो तरह की एक्टिविटी मिलेगी, वैल्यू एडिंग एंड नॉन वैल्यू एडिंग। वैल्यू एडिंग एक्टिविटीज वो होती हैं जो आपको कुछ वैल्यू ऐड कर रही हैं, और कुछ ऐसी होती हैं जो वेस्टेज होती हैं, ऐसों को रिमूव करो। कौन सा बंदा है जो फालतू बैठा हुआ है? तूने वो पढ़ी डिसगाइज अनएम्प्लॉयमेंट इकोनॉमिक्स के अंदर? बहुत सारे वर्कर्स काम कर रहे होते हैं तो वो ऐसे होते हैं जिनकी नीड भी नहीं होती, हटाओ इन्हें। ये तरीके होते हैं कॉस्ट को रिड्यूस करने, ना कि क्वालिटी इंपेयर कर दे। ठीक है, ऐसा नहीं कि इंजीनियर को हटा दिया मजदूर को रख लिया, वो क्वालिटी क्वालिटी इंपेयर हो जाएगी इसमें, फिर वो ब्रिज एक बार 1-2 महीने में गिर जाएगा फिर। ठीक है, तो इसने क्या कहा माइकल पोर्टर ने कहा सेपरेट करो एक्टिविटीज को इनटू टू, वैल्यू एडिंग एंड नॉन वैल्यू एडिंग। किसको एलिमिनेट करोगे? नॉन वैल्यू एडिंग। और किसको प्रमोट करोगे? वैल्यू एडिंग। ठीक है, शुड बी कॉन्टिन्यूसली रिसर्च एंड इम्प्रूव, उनको इम्प्रूव करने की कोशिश करो, और जो बैड है उनको इम्प्रूव कैसे कर सकते हो? जैसे आप टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल बेटर कर सकते हो, आप खुद के सर्वर्स इस्तेमाल करना शुरू कर दो ना, आपने अपनी कंपनी में सर्वर्स इंस्टॉल कर लो ना, बाहर को पैसा देना ही नहीं पड़ेगा। वो हर बार लिमिट क्रॉस कर जाती है, हर बार लिमिट क्रॉस कर जाती है, अपने इंस्टॉल कर लो। ठीक है, कॉस्ट रिडक्शन के अंदर 3 फोल्ड अजम्पशन होती है, और ये पेपर में आई हुई है सारी चीजें। पहली, कॉस्ट सेविंग पर यूनिट में चाहिए, ये नहीं टोटल में रिड्यूस कर दिया आपने, टेम्पररी रिड्यूस कर दिया हो गया ना, वो हर यूनिट में पास ऑन होनी चाहिए। ठीक है, दूसरा, जैसे कि ये देखो आपका खर्चा कितना आ रहा था, 5 लाख। खर्चा कितना आ रहा था? 5 लाख ही है ना ये? आप कितनी यूनिट बना रहे थे? 1 लाख यूनिट। पर यूनिट कितना पड़ रहा है? 5 रुपए। भाई आपने 1 लाख पीस बनाए, टोटल खर्चा 5 लाख आ रहा था, तो एक यूनिट का खर्चा कितना पड़ा? 5 रुपए। अब आपकी कॉस्ट रिड्यूस करी है आपने कितनी? 4 लाख। ये करने के चक्कर में आपने अपनी क्वांटिटी रिड्यूस कर दी बनाने की, ये कॉस्ट रिडक्शन है क्या? दिस इज कॉस्ट रिडक्शन, बट कॉस्ट रिड्यूस हो रही है? नो, दिस इज नॉट कॉल्ड कॉस्ट रिडक्शन। से कॉस्ट का घटना कॉस्ट रिडक्शन नहीं होती, पर यूनिट में घटना कॉस्ट रिडक्शन होती है, पर यूनिट में तो बढ़ रहा है। दिस इज नॉट कॉस्ट रिडक्शन। तो जब भी तुम अजम्पशन इसकी याद रखना, जब भी कॉस्ट रिडक्शन चेक करने के लिए अगर आ भी गया ना कभी प्रैक्टिकल, अब पूछा नहीं है कभी, बट अगर आ भी गया ना, सबसे पहले पर यूनिट निकालो। अगर पर यूनिट घट रहा है तो कॉस्ट रिडक्शन हो सकती है। उसके बाद दो चीजें डालना, इट मस्ट बी परमानेंट नॉट टेम्पररी, कि 2 हफ्ते के लिए फिर इंक्रीज करके, ना ना ना, ऐसा नहीं करना। एंड
कॉस्ट सेविंग आपकी क्वालिटी को एडवर्सली अफेक्ट नहीं। कॉस्ट रिडक्शन में कंपनी में प्रॉफिट भी कम करती है, क्या कंपनी में प्रॉफिट भी कम करती है? कॉस्ट रिडक्शन से प्रॉफिट का क्या मतलब? है, मतलब अगर ना ना, इसने पूछा कॉस्ट रिडक्शन से से प्रॉफिट रिड्यूस कर। कॉस्ट तो अलग होती है, प्रॉफिट अलग होता है, उससे सेलिंग प्राइस पे इम्पैक्ट पड़ेगा ना, कॉस्ट पे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। तुम अपने प्रॉफिट को जीरो कर लो, कॉस्ट तो उतनी पड़ेगी। नहीं समझ में आया? सोचो उस एंगल से, ठीक है। कंपनी के अंदर सोचना। हाँ, एंड फाइनली आपका ये स्कोप पढ़ रहे थे ना, ऑब्जेक्टिव्स, ठीक है। पहला क्या था? कॉस्ट का पता लगाना, सेलिंग प्राइस को फिक्स करना, सेलिंग प्राइस फिक्स करना, ठीक है। थोड़ा एडवांस लेवल पे जब जाओगे, सीए वाले सेल पे इसमें जाएंगे और सीएमए वाले फाइनल पे जाएंगे, टारगेट कॉस्टिंग पढ़ोगे, वहां पे सेलिंग प्राइस फिक्स किया जाता है, कॉस्ट को टारगेट किया जाता है। उल्टा अप्रोच, मैगी 10 रुपए में बेचनी है तो किसी तरह से उसे 8 में बनाओ, समझ में आया? ये अप्रोच भी होता है। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट इट राइट नाउ, बट बहुत सारी चीजें जो एडवांस पे भी जाती है, ठीक है। असर्टेन द कॉस्ट, उसकी प्रॉफिटेबिलिटी डिटरमाइन करती है, कैसे करोगे? बाय फिक्सिंग द सेलिंग प्राइस। एक्चुअली में अभी तुम सीधा अप्रोच पढ़ रहे हो, उल्टे अप्रोच भी होता है, ठीक है। फिर कॉस्ट कंट्रोल बता दिया मैंने, कॉस्ट रिडक्शन बता दिया, एंड फाइनली हमारा जो होता है कि इन सबका इस्तेमाल करके वी हैव टू असिस्ट द मैनेजमेंट इन टेकिंग द डिसीजंस, ठीक है। कॉस्ट कंट्रोल और कॉस्ट रिडक्शन एक बार नोट से देख लेना, जो मैं तुम्हें प्रोवाइड करूंगा, ठीक है। वो मैं खोलूंगा अभी यहाँ पे कल को ना, ठीक है। वो वाले, और ये हैंड रिटन भी दे दूंगा, ठीक है। आज इतना ही रखता है, आज ज़्यादा लंबा क्लास लेक्चर गया नहीं है, बट 1.5 से 2 घंटे तो रहेगी क्लास। 1.5 2 घंटे से ऊपर की क्लासेस ना वो पुराने टाइम की होती थी, वो उतनी मैं नहीं लेके जाता हूँ, ठीक है भाई। कल पढ़ेंगे, देख लो क्या क्या चीज़ें आने वाली है, स्कोप वगैरह आने वाला है, क्लासिफिकेशन ऑफ कॉस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी आएगा कल, और फंक्शंस के बेसिस पर क्लासिफिकेशन आएंगी, फिर कुछ वेरिएबल और सेमी वेरिएबल उनको अलग करना सीखेंगे, ठीक है। मैं चैप्टर भले ही फर्स्ट चैप्टर पढ़ा रहा हूँ तुम्हें, ठीक है, बट मेरा अप्रोच उससे बहुत आगे तक का है, तो ठीक है, ये भी रीड तो पढ़ना ही है, लेकिन बच्चे क्या करते हैं, कभी कभी बोर हो जाता है, ठीक है। तो मैं इसलिए धीरे धीरे ही चलूंगा इसमें, चाहे इसमें 2 या 3 लेक्चर लग जाए, कोई दिक्कत नहीं, आराम से छोटे छोटे करके चलेंगे। चलो बाय बाय।